हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और फाइनली सॉलिड स्टार की बैटल ऑफ प्रिमोडियल स्टार मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसे मैं इस वीडियो में फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा एफर्ट्स लगने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं 3K। आई होप गाइस तुम सब कंप्लीट कर दोगे। तो चलो अब मूवी को शुरू करते हैं, पर उससे पहले थोड़ा रिकैप करते हैं ताकि एपिसोड की कहानी और इस मूवी की कहानी दोनों कनेक्ट हो जाए। और इस मूवी के बाद जो बाकी 2 एपिसोड है मैंने उसी भी इसी वीडियो में मर्ज कर दिया है। मतलब कि ओवरऑल इस वीडियो को देखने के बाद हम बिल्कुल ही सही टाइमलाइन पे चलेंगे, किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। तो जैसे कि अब तक हमने देखा था, लुओ फैंग मिस्टीरियस लैंड में आ गया था। फिर मिस्टीरियस लैंड के बाद वो गोल्डन हॉर्न बेस अलायंस के अंदर जाता है, जहाँ वो गोल्डन हॉर्न बेस क्लैन के एंसेस्टर से मिलता है। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे टीचर सिटिंग माउंटेन गेस का ये सब प्लानिंग था। असल में सिटिंग माउंटेन गेस और एंसेस्टर के बीच डील हुई थी कि अगर लुओ फैंग एंसेस्टर को डिफीट कर देता है तो बदले में उसे एक सुप्रीम ट्रेजर दिया जाएगा। और हम देखते हैं लुओ फैंग काफी ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद उस एंसेस्टर को डिफीट कर देता है और बदले में उसे 20 गोल्ड आर्मर सेट मिलती है। फिर लुओ फैंग के टैलेंट को देखकर एंसेस्टर उसे अपने डिवाइन बेस अलायंस में शामिल कर लेते हैं और बदले में उसे स्लैशिंग ब्लेड भी देते हैं। उसके बाद लुओ फैंग अपने टीचर सिटिंग माउंटेन गेस के साथ ओरिजिनल यूनिवर्स में आ जाता है। और ओरिजिनल यूनिवर्स में आने के बाद ऑलरेडी लुओ फैंग का गोल्डन हॉर्न बेस अपने परफेक्ट जीन लेवल को अचीव कर चुका था। साथ ही वो अपने सीवो विंग के सेकेंड फॉर्म सीवो विंग किंगडम को भी अनलॉक कर लेता है और अब वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है प्रिमोडियल स्टार में जाने के लिए। और यहीं से मूवी शुरू होती है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि प्रिमोडियल स्टार ओरिजिनल ऑफ द यूनिवर्स के करीब एक मिस्टीरियस सी जगह है। ये जगह इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे कई सारे रेसेस काफी इंटेंस बैटल करते हैं, क्योंकि इस जगह पर काफी सारे रेयर ट्रेजर्स हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में रेयर ट्रेजर होने की वजह से ये सारे ही रेसेस के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और हम देखते हैं प्रिमोडियल स्टार में काफी अलग अलग रेसेस से स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर यहाँ पे बैटल कर रहे होते हैं। उनके पास भी काफी सारे पावरफुल वेपन्स होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं एक रेड क्रिस्टल सुप्रीम ट्रेजर को, जिसके अपेयर होते ही वहाँ का पूरा सिचुएशन ही चेंज हो जाता है। हर तरफ बस खून की नदियां बहती है। जो भी उस ब्लड रिवर में आ रहा था वो सारे वॉरियर मारे जा रहे थे। हमें बताया जाता है वैसे तो प्रिमोडियल स्टार में काफी सारे रेयर ट्रेजर हैं, लेकिन जैसी ये एक चीज बाहर आती है तो इसके सामने दूसरे ट्रेजर रत्ती भर भी नहीं है। हम देखते हो पावरफुल सा बंदा जिसके पास वो रेड क्रिस्टल होता है, वो आसानी से दूसरे वॉरियर को बस एक ही स्ट्राइक में किल कर रहा होता है। उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता है। वो बताता है कि हमारे साथ हमेशा गुड लक और बैड लक होते हैं, आगे क्या होगा इसका पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है। आई होप फ्यूचर में जिसके पास भी ये ट्रेजर जाएगा वो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और फ्लैश फॉरवर्ड से हमें पता चलता है कि फ्यूचर में जिसके पास ये सुप्रीम ट्रेजर जाने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि लुओ फैंग है। बताया जाता है कि इस ट्रेजर के मिलने के बाद लुओ फैंग भी बिल्कुल ही बिजली की रफ्तार से अकेले ही प्रिमोडियल स्टार में काफी ब्रूटल किलिंग करता रहा। अब हम देखते हैं 20,000 साल बाद प्रिमोडियल स्टार के बाहर कुछ ह्यूमंस को काफी बुरी तरह मार दिया जाता है और स्क्वाड में से बचे हुए 2 ह्यूमंस को नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस के लॉर्ड और उसकी पूरी आर्मी मिलकर उसे बुली कर रहे होते हैं। वो 2 सर वाला बंदा उनसे कहता है कि तुम ह्यूमंस की क्या ही जिंदगी है, खुद तुम्हारे लीडर्स ने तुम्हें यहाँ पे छोड़ दिया ताकि तुम लोग एलियन रेस के हाथों मारे जाओ। इस पर उनमें से एक बंदा कहता है अर्थ के लॉर्ड लुओ फैंग आएगा और तुम्हें जरूर मारेगा। ये सुनकर वो बंदा हंसने लगता है और काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज करके उसके हाथ को तोड़ देता है। ये देखकर उसकी पूरी आर्मी जोर जोर से हंसने लगती है। और 2 सर वाला बंदा कहता है तुम उसी लड़के के बारे में बात कर रहे हो ना जो कि 1 लाख साल से भी कम कल्टीवेशन किया है। इस पर दूसरा बंदा कहता है तुम ऐसे हमारे सामने अर्थ के लॉर्ड लुओ फैंग की इंसल्ट नहीं कर सकते। अब वो 2 सर वाला बंदा काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज करते हुए उन दोनों को टॉर्चर कर रहा था। फिर उनको अपने पास लाकर कहता है तुम्हें तो कोई रिग्रेट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम दोनों को ऐसे छोटे मोटे रेस ह्यूमन रेस से हमेशा के लिए छुटकारा दे दूंगा। ऊपर से तुम्हारे सारे ट्रेजर मेरे होंगे। और बात रही उस लड़के की जो कि चलता फिरता ट्रेजर बॉक्स है, उसे तो मैं आज या कल जरूर से मारूंगा। और अब वो उन दोनों को अपने हाथों से कुचल कर मारना चाहता था, पर इतने में उसके हाथों से वो दोनों बंदे गायब हो जाते हैं। उसका शिकार उसके हाथों से बचकर निकल गया। ये जानकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो और उसकी पूरी टीम चारों तरफ देखने लगती है, जबकि इस और हम देखते हैं लुओ फैंग सही टाइम पे आकर उन दोनों बंदे को बचा लिया था। और वो दोनों काफी बुरी कंडीशन में थे, पर उन्हें पता चल जाता है कि लॉर्ड लुओ फैंग ने उन्हें बचा लिया। अब लुओ फैंग आगे बढ़ता हुआ उनसे कहता है तुम सब अपना ख्याल रखो, बाकी उस एलियन रेस को मेरे ऊपर छोड़ दो। इतना कहते ही लुओ फैंग उनके सामने अपेयर होता है। लुओ फैंग काफी आइकॉनिक वे में उनके सामने अपेयर होता है और काफी गुस्से में कहता है तुम सब नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस बिल्कुल ही ट्रैश हो। वो 2 सर वाला बंदा लुओ फैंग को अपने सामने देखकर
देखकर समझ जाता है कि इसी ने उन लोगों को बचाया। अब वो लुओ फेंग पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था। लुओ फेंग अपना आर्मर खोलकर उस बंदे से कहता है, आओ मेरे पास आओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। अब वो सारे ही एलियन रेस के बंदे एक साथ लुओ फेंग पे अटैक करने जाते हैं। इतने में लुओ फेंग नाइन रॉर रिवर को एक्टिवेट करता है। जैसे वो रिवर एक्टिवेट होती है, उस रिवर के चपेट में आए वे सारे बंदे, उनका स्पीड बिल्कुल ही स्लो हो जाता है। वो सभी बहुत ही ज्यादा स्लो मूव कर पा रहे थे। वो दो सर वाला बंदा कहता है कि ये तो एक डोमेन टाइप की सुप्रीम ट्रेजर है। अब लुओ फेंग अपना स्लैशिंग शॉट बाहर निकालता है और कहता है अब शिकार शुरू होता है। बस इतना कहना ही था कि बिजली की रफ्तार से वो बस केवल उनके पास से गुजरता है। इतने में वो काफी सारे एलियन रेसेस के बंदे को बस एक ही स्लैशिंग अटैक में किल कर दिया था। इवन कि उसका स्लैशिंग अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके सामने जो कोई भी आ रहा था बस उसके एक ही स्ट्राइक से मारा जाता है। वो दो सर वाला बंदा कहता है कि लुओ फेंग तो बस केवल इमोर्टल लेवल का है, लेकिन फिर भी ये बस अपने स्लैशिंग शॉट से एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड की डिवाइन बॉडी को आसानी से डिस्ट्रॉय कर पा रहा है। और एक के बाद एक लुओ फेंग काफी सारे यूनिवर्स लॉर्ड को आसानी से किल कर देता है। अपनी आंखों के सामने इतने सारे ओवरलोड को मरता हुआ देखकर उस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो लुओ फेंग से कहता है, ह्यूमन मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर दिया, पर अब तुम मुझसे नहीं बचोगे। और अब वो अपना ब्रिलियंट लाइट वर्ल्ड इस टेक्निक को एक्टिवेट करता है। लुओ फेंग उस टेक्निक को ब्लॉक करने के लिए अपने सिवो विंग को एक्टिवेट करता है, जिससे वो आसानी से बच जाता है। पर जैसी वो लाइट उन सिवो विंग से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, वो लाइट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इवन इससे काफी सारे प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। इसके बाद लुओ फेंग फौरन ही अपने सिवो विंग की मदद से फ्लाई करता हुआ उस बंदे को पीछे फेंक देता है। वो बंदा लुओ फेंग की स्पीड को देखकर बिल्कुल ही शॉक था। इवन कि वो शॉक इस बात से भी था कि उसके इतने पावरफुल अटैक के बावजूद लुओ फेंग को बिल्कुल भी खरोच तक नहीं आया। वो बंदा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि इतने में लुओ फेंग दोबारा से अपने स्लैशिंग ब्लेड को बाहर निकालकर उसे काफी बुरी तरह मार देता है। अब बाकी सारे पूरी एलियन आर्मी अपने सामने अपने लोड को मरता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और फौरन ही वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर लुओ फेंग उनसे कहता है, तो तुम सब मुझसे बचकर भागना चाहते हो। इतने में उनके सामने गोल्डन हॉर्न बेस्ट अपेयर होता है। आगे से गोल्डन हॉर्न बेस्ट और पीछे से लुओ फेंग अपने स्लेसिंग ब्लेड से उन सभी बंदों को किल कर रहा था। एक एक करके वो उन सारे बंदों को किल कर देता है। तभी लुओ फेंग नोटिस करता है कि दो एलियन रेस के बंदे छुपकर लुओ फेंग को देख रहे होते हैं। पर जैसे ही लुओ फेंग उन्हें देखता है, वो दोनों दुम दबाकर फौरन ही वहाँ से भाग जाते हैं। इधर लुओ फेंग अपने शॉट को अंदर रखता है और लुओ फेंग ने सभी बंदों को किल कर दिया। पर उन दोनों बंदों को इतने आसानी से जाने क्यों दिया, इसकी भी एक वजह है, ताकि नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस को पता तो चल सके कि आखिर उसके बंदों को किसने किल किया। अब लुओ फेंग उन सारे एलियन रेस के ट्रेजर को अपने पास रख लेता है। फिर उन दोनों अर्थ के वॉरियर के पास जाता है। वो दोनों जैसे ही लुओ फेंग को अपने सामने देखते हैं, फौरन ही उसकी जान बचाने के लिए लुओ फेंग से थैंक्स कहने लगते हैं। अब लुओ फेंग उन दोनों को पोर्टल से वहाँ से भेज देता है। अब बात बताती है कि हालांकि ये दोनों बंदे अर्थ से हैं, पर इनका कमांडर यूनिवर्स का एक एलियन था जो कि 5 ह्यूमन पावर से बिलोंग करता है। इनको एक खतरनाक सा टास्क मिला था और वो सारे अर्थ के ह्यूमंस मेन फोर्स बनकर उस एलियन रेस के कमांडर को बचा रहे होते हैं। पर वो एलियन रेस उनमें से कुछ बंदे को प्रिमोडियल स्टार के बाहर ही छोड़ दिया था, ताकि जब वो वहाँ से बाहर निकले तब वो सेफली प्रिमोडियल स्टार से बाहर जा सके, कोई पावरफुल से बंदा उस पर अटैक ना कर पाए। पर बदकिस्मती से नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस के लोगों ने उन दोनों ह्यूमंस पे हमला कर दिया। कुछ अजीब लग रहा है ना कि प्रिमोडियल स्टार में कुछ अर्थ के ह्यूमंस आए, पर उनका कमांडर एक एलियन रेस से कैसे हो सकता है। वेल, तो ये बात हमें लुओ फेंग से पता चलने वाली है। लुओ फेंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और इसके पीछे की सारा वजह खुद पर बताता है कि बस उसके कारण कि उस टाइम उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था सिवाय अर्थ का आधा कंट्रोल 5 ह्यूमन पावर को देने के अलावा। टाइम से लेकर काफी सारे पावरफुल एलियन इमाइग्रेंट्स अर्थ में मूव हुए। यहाँ तक तो सब कुछ सही था, पर वो एलियन इमाइग्रेंट मेजर पावर्स के एजेंट थे और वो अर्थ पे धीरे धीरे अलग अलग तरह के पावर को सीज करना शुरू कर दिए। उन एलियन इमाइग्रेंट्स के कारण खुद अर्थ के सिविलियंस को काफी ज्यादा टॉर्चर फेस करना पड़ा। उन एलियन रेस के वजह से ह्यूमन रेस को काफी ज्यादा तकलीफ सहना पड़ा और अगर मुझे इसे पूरी तरह से खत्म करना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा ट्रेजर कलेक्ट करना होगा, ताकि मैं उन ट्रेजर के बदले 5 ह्यूमन पावर के साथ डील कर सकूं और अर्थ की पूरी कंट्रोल अपने नाम करा लूं। बबाता बताती है कि प्रिमोडियल स्टार सारे रेसेस के लिए ऐसी जगह है जहाँ पे काफी ज्यादा फाइट होती है और यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में रेयर ट्रेजर्स भी हैं। इवन
की प्रीमोडियल स्टार के आखिरी स्टेज में भी एलियन रेसेस के पास काफी ज्यादा अमाउंट में ट्रेजर्स है। अब लुओ फैंग बबाता से पूछता है कि अभी मैंने जो नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस के 13 ओवरलॉर्ड्स को किल किया तो उनसे जितने भी ट्रेजर्स मिले हैं आखिर वो एसेट्स कितने वर्थ की है, क्या वो ट्रेजर 100 बिलियन हुन युआन की होगी। बबाता बताती हाँ, ये सारे ट्रेजर 100 बिलियन हुन युआन की तो है और प्लस में जो हमने पहले प्रीमोडियल स्टार में कलेक्शन की थी, इन दोनों को मिलाकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, पर हमारा गोल तो इससे काफी ज्यादा ऊपर है। लुओ फेंग समझ जाता है कि 5 ह्यूमन पावर के साथ डील करने के लिए ये कलेक्शन अभी काफी नहीं है, इसलिए वो फौरन ही आगे बढ़ते हुए कहता है हमें जल्दी से प्रीमोडियल स्टार के लिए निकलना होगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेजर कलेक्ट कर सके। अब अगले दिन हम देखते हैं लुओ फेंग प्रीमोडियल स्टार में पहुंचने के बाद वो अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट क्लोन को अलग कर लेता है ताकि वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी के साथ और भी तेजी से ट्रेजर को फाइंड आउट कर सके। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट बहुत ही फास्ट मूव करते हुए प्रीमोडियल स्टार में एक्सप्लोर कर रहा था, तभी अचानक से उसके सीवो विंग काफी जोर जोर से हिलने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। लुओ फेंग बताता है कि अचानक ही मेरा विंग काफी दूर के लोकेशन से सेक कर रहा है और अब जाकर उसे ख्याल आता है कि ये कहीं वही तो नहीं है मैकेनिकल रेस का यूनिवर्स लॉर्ड जो कि पिछली बार भी उसे प्रीमोडियल स्टार पे मिला था। लुओ फेंग के पास जो सीवो विंग है असल में वो आधा है, उसका आधा हिस्सा दूसरे बंदे के पास है और जैसे वो प्रीमोडियल स्टार में एंटर किया उसके विंग्स सेक करने लगे। लुओ फेंग समझ जाता है कि जरूर तियानयिंग वेनरेबल उसके आसपास ही है। इस और तियानयिंग वेनरेबल के विंग्स भी रिएक्ट कर रहे थे। लुओ फेंग बताता है कि उसका विंग बिल्कुल ही मेरी जैसा है और अगर आज मैंने उसके विंग्स को अचीव कर लिया तो इससे मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा और तियानयिंग वेनरेबल के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसके पास तो और भी ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर होंगे, तो अगर मैंने उसे डिफीट कर दिया तो मुझे पूरा सीवो विंग मिल जाएगा, साथ में उसके सारे ट्रेजर्स भी। अब लुओ फेंग वापस से तियानयिंग वेनरेबल की ओर आगे बढ़ने लगता है और कहता है अब वक्त आ गया है पुराने दोस्त से मिलने का। अगले सीन में हम देखते हैं एक स्पेस से प्रीमोडियल स्टार की ओर आगे बढ़ रहा था। उसके क्रू मेंबर फोर्टिस मास्टर को रिपोर्ट करते हैं कि वो लोग अपना टारगेट तियानयिंग वेनरेबल पर बना चुके हैं, हम सब उसे फॉलो कर रहे हैं। साथ ही हम देखते हैं स्पेसशिप के अंदर उनके पास काफी सारा ट्रेजर्स होता है। फोर्टिस मास्टर कहता है वेनरेबल तियानयिंग के पास जैसे ट्रेजर्स हैं जिनके ऊपर पूरा थॉर्न रिंग अलायंस का फ्यूचर डिपेंड करता है, इसलिए तुम उसे ट्रैक करते रहना, उसका पीछा मत छोड़ना। लेकिन तभी वो बंदा बताता है कि वेनरेबल तियानयिंग के पीछे एक और पावरफुल बंदा उसका पीछा कर रहा है। इस पर फोर्टिस मास्टर का रिएक्शन बिल्कुल ही ऐसा होता है, हाँ अब ये कौन है, हम सब तो पहले से ही वेनरेबल तियानयिंग को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमारा थॉर्न रिंग अलायंस का फाउंडेशन काफी ज्यादा वीक है और हमारी फ्यूचर इसके ट्रेजर्स पे डिपेंड करती है। इधर गोल्डन हॉर्न बेस काफी फास्ट मूव करते हुए वेनरेबल तियानयिंग के लोकेशन पे आ जाता है। थोड़ा दूर जाने के बाद वो नोटिस करता है कि अचानक से वेनरेबल तियानयिंग यहाँ से गायब हो गया। लुओ फेंग सोचता है कहीं वेनरेबल तियानयिंग को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। अब गोल्डन हॉर्न बेस उसी जगह पे आ जाता है जहाँ लास्ट टाइम वेनरेबल तियानयिंग का लोकेशन पता चला था। वो कहता है बस इसी जगह से उसकी लास्ट सिग्नल मिली थी, उसके बाद से वो डिसअपेयर हो गया और सामने उसे एक पोर्टल दिखता है। वो फौरन ही उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। पोर्टल के अंदर आने के बाद वो सीधा एक प्लेनेट पे लैंड करने वाला था, पर जैसे वो उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में आता है अचानक ही उसे एक डार्क एनर्जी हर तरफ से घेर लेती है। लुओ फेंग उस एनर्जी के अंदर ग्लो अटैक करता है ताकि अगर कोई एनिमी हुआ तो वो मारा जाए, पर उस फ्यूम के अंदर कोई भी नहीं मिलता है। ऊपर से उसके विंग्स और भी तेजी से रिएक्ट करने लगते हैं। लुओ फेंग समझ जाता है कि तियानयिंग वेनरेबल यहीं पे आया है। अब लुओ फेंग पूरे फुल कॉन्फिडेंस में कहता है वेनरेबल तियानयिंग सामने आओ। फिर हमें पता चलता है कि वेनरेबल तियानयिंग असल में उसी बादलों के पीछे छुपा था। अब वेनरेबल तियानयिंग गोल्डन हॉर्न बेस से कहता है गोल्डन हॉर्न बेस तुम खुद ही चलकर यहाँ पे आ गए। लुओ फेंग कहता है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे उस बात को करीब 20,000 साल हो गए और दोबारा से मेरे विंग्स ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। ये फीलिंग मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मैं इसे काफी समय से मिस कर रहा था। इस पर तियानयिंग कहता है पिछली बार जब हमने फाइट किया था तो उस टाइम तुम पूरी तरह से वीक पड़ गए थे और आज तुम खुद ही चलकर मेरे पास आए हो, ये तो तुमने काफी अच्छा काम किया, इससे मेरे एफर्ट्स और टाइम भी बच गया। अब मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब ये विंग्स मैं लेकर ही रहूंगा। इतना कहते ही तियानयिंग लुओ फेंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पे लुओ फेंग उससे कहता है अभी तो फाइट भी नहीं हुई है और तुम
पार्ट के पहले ही इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो। चलो आज इसका फैसला कर ही देते हैं कि सिवो विंग किसके पास जाता है। अब लुओ फैंग अपने 9 रॉ रिवर को एक्टिवेट करता है। जैसे ही वेनरेबल त्यान येन लुओ फैंग के 9 रॉ रिवर को देखता है तो वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है कि आखिर इसके पास इतनी इंटेंस पावर कहाँ से आई। दोनों एक दूसरे पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और दोनों के टकराने से वहाँ पे जोर सा एक्सप्लोजन होता है और हमें पता चलता है कि उस एक्सप्लोजन से वेनरेबल त्यान येन काफी दूर पीछे आ गया था। अब वेनरेबल त्यान येन अपने 8 शटल टेक्निक को एक्टिवेट करता है। इस 8 शटल टेक्निक से वो लुओ फैंग को ट्रैप करना चाहता था। इवन कि वो लुओ फैंग और उसके पूरे 9 रिवर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ट्रैप कर लेता है और अंदर हम देखते हैं लुओ फैंग अपने गोल्डन लाइट की मदद से उसके इस टेक्निक को भी आसानी से ब्रेक कर देता है और उसकी ये अटैक सीधा जाकर वेनरेबल त्यान येन को लगती है। इवन कि उसका टेक्निक भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और दोबारा से हर तरफ लुओ फैंग की 9 रॉ रिवर फैल जाती है। इस और हम देखते हैं उस स्पेसशिप के अंदर फोर्ट्रेस मास्टर लुओ फैंग और त्यानिन के बैटल को ऑब्जर्व कर रहा था। वो बताता है कि थॉर्नरिंग अलायंस इस यूनिवर्स की पीक पावर्स के बीच थॉर्नरिंग अलायंस काफी मुश्किल से सरवाइव किया है और जब तक हमें ट्रेजर नहीं मिल जाता तब तक हमारी अलायंस की फाउंडेशन नहीं बनेगी और मुझे ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। ये मेरे लिए ट्रेजर को पाने का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस और हम देखते हैं त्यानिन वेनरेबल लुओ फैंग के अटैक से पीछे जा रहा होता है पर उसे यकीन नहीं होता कि अचानक से गोल्डन हॉर्न बेस इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। वो कहता है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो उस टाइम तो तुम मुझसे काफी ज्यादा वीक थे पर अब इसके एक स्ट्राइक से मेरे डिवाइन बॉडी का 1/5 डिस्ट्रॉय हो गया। अब गोल्डन हॉर्न बेस भी काफी तेजी से उसका पीछा कर रहा था और कहता है आज तुम मुझसे नहीं बचोगे। इतना कहते ही लुओ फैंग अपना आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को एक्टिवेट करता है। अब उसके यूनिवर्स के अंदर वेनरेबल त्यानिन का स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। साथ ही वो 9 रॉ रिवर को भी एक्टिवेट कर दिया था जिसे काउंटर करने के लिए त्यान येन अपने डोमेन को भी एक्सपैंड करता है पर इसके बावजूद भी वो लुओ फैंग के गोल्डन लाइट और उसके 9 रॉ रिवर से मारा जाता है। उसे मारने के बाद लुओ फैंग के सामने उसके सारे ट्रेजर और सिवो विंग आ जाते हैं पर तभी उन ट्रेजर में से लुओ फैंग उसे रेड क्रिस्टल सुप्रीम ट्रेजर को नोटिस करता है। बवाता उस क्रिस्टल को देखकर कहती है ये तो एक डाइवर्जेंट मिरर स्टोन है। इस स्टोन के अंदर यूनिवर्सल एनर्जी होती है। इसका प्रेशर बिल्कुल ही सुप्रीम ट्रेजर की तरह है। इवन कि इस स्टोन के बारे में काफी ज्यादा रूमर्स है कि ये स्टोन प्रिमोर्डियल स्टार के अल्टीमेट सीक्रेट से जुड़ी हुई है। लुओ फैंग कहता है ये एक ऑर्डिनरी सुप्रीम ट्रेजर है जिसका वर्थ 10 बिलियन होन्युआन के इक्वल है। ये इतना ज्यादा हाई प्राइस है कि मैंने अर्थ के राइट को जिस प्राइस में बेचा था उससे ये 100 बिलियन टाइम ज्यादा है और वैसे भी डाइवर्जेंट मिरर स्टोन इसकी वैल्यू इतना ज्यादा है कि मैं ह्यूमन की 5 मेजर पावर को मीटिंग के लिए बुलाकर उनसे बात कर सकता हूँ। अब बात बताती है कि 20,000 साल पहले ये डाइवर्जेंट मिरर स्टोन अपीयर हुआ था और इस स्टोन की वजह से पूरे प्रिमोर्डियल स्टार में काफी ज्यादा बैटल्स हुई। हर रेस के पावरफुल वॉरियर्स इस स्टोन के लिए फाइट किए थे पर आखिर में एक रथलेस सुपर बीइंग ब्लड क्लॉड पैलेस मास्टर इस क्रिस्टल को हासिल कर लिए और उसके बाद से ब्लड क्लॉड पैलेस मास्टर पूरे प्रिमोर्डियल स्टार में इवन के पूरे यूनिवर्स में तबाही मचाए थे। उस स्टोन को पाने के बाद कोई भी ब्लड क्लॉड पैलेस मास्टर के मुकाबले का नहीं था पर अब ये स्टोन वेनरेबल त्यानिंग के पास कैसे आया जो कि ब्लड क्लॉड पैलेस मास्टर से तो काफी ज्यादा वीक है। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। फिर हमें पता चलता है ब्लड क्लॉड पैलेस मास्टर लुओ फैंग को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब वो लुओ फैंग से कहते हैं अब तुम्हारे पास डाइवर्जेंट मिरर स्टोन है। ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग है क्योंकि इस स्टोन के आ जाने के बाद अब यूनिवर्स में सारे लोग तुम्हें ही टारगेट करेंगे जब तक कि तुमसे वो स्टोन न छीन लिया जाए। फिर हम देखते हैं फोर्ट्रेस मास्टर इस और लुओ फैंग अपने दोनों सिवो विंग को मर्ज करते हुए अब पूरी तरह से सिवो विंग को अचीव कर लेता है पर तभी अचानक ही फोर्ट्रेस मास्टर उस पर हमला करता है पर लुओ फैंग का स्पीड इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। ये देखकर फोर्ट्रेस मास्टर उससे कहता है तुम्हारे पास तो काफी बढ़िया स्किल है। लुओ फैंग बताता है कि ये थॉर्नरिंग अलायंस का कैसल लॉर्ड फैनुओ है यानी फोर्ट्रेस मास्टर। बवाता बताती है कि इसका स्ट्रेंथ यूनिवर्स ओवरलोड के टॉप टीयर पे है और इसकी ओरिजिनल बॉडी काफी ज्यादा रेयर स्पेशल लाइफ फॉर्म है। इसका जीन लेवल 1000 टाइम तुमसे ज्यादा बेटर है और इसी वजह से ये अपने बॉडी को मिलियंस किलोमीटर तक फैला सकता है और ये अपने सीक्रेट ट्रांसप्लांट टेक्निक को यूज करके इसके पास भी 2 क्लोन बॉडी हैं और उन सभी के पावर को मिलाकर ये यूनिवर्स ओवरलॉर्ड टॉप टीयर के 3rd लेवल पे आता है। अब फोर्ट्रेस मास्टर काफी गुस्से में लुओ फैंग से कहता है लुओ फैंग तुम वो डाइवर्जेंट मिरर स्टोन मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। इस पर लुओ फैंग भी गुस्से में उससे कहता है तो क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अगर ऐसी बात है तो तुम बस गुमान करते रहो। अब लुओ फैंग भी अपने दोनों क्लोन बॉडी के साथ उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। फोर्ट्रेस मास्टर अपने
टेंटिकल से उस पर हमला करता है, पर लुओ फेंग बस एक ही स्ट्राइक में उसके काफी सारे टेंटिकल को काट दिया था। इसके बावजूद उसके टेंटिकल गोल्डन हॉर्न बीस्ट को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे और वो टेंटिकल की मदद से डोमेन जैसा बनाकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अंदर ही कैद कर लेता है। तभी लुओ फेंग गोल्डन बीस्ट बॉडी की ओरिजिनल बॉडी को समन करता है और क्योंकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी परफेक्ट जीन लेवल को अचीव कर लिया था, इसलिए जैसे ही उसकी ओरिजिनल बॉडी समन होती है तो वो इतना ज्यादा ह्यूज होता है कि उसके डोमेन को आसानी से डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आ जाता है और काफी जोर से गुर्राता है। गोल्डन बीस्ट के रियल बॉडी को देखकर फोर्टिस मास्टर भी शॉक था। अब फोर्टिस मास्टर अपने दूसरे क्लोन बॉडी यानी वो टेंटिकल वाले बॉडी जो कि उसके स्पेसशिप के अंदर है, उसे ऑर्डर देता है कि वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को ट्रैप कर ले और वो खुद लुओ फेंग का सामना करने जाता है। दोनों क्लोज रेंज में आकर फाइट करने लगती हैं। तभी फोर्टिस मास्टर अपने उन टेंटिकल की मदद से लुओ फेंग को मारने की कोशिश करता है, पर लुओ फेंग अपने स्लाइसिंग ब्लेड से उसे कई बार घायल कर देता है। साथ ही कई बार लगातार स्ट्राइक करने के बाद फोर्टिस मास्टर काफी दूर जाकर गिरता है। अब जैसे ही फोर्टिस मास्टर वहां से उठने की कोशिश करता है तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने हॉर्न से उस पर अटैक करता है, जिससे उसके स्पेसशिप वाली बॉडी काफी बुरी तरह घायल हो जाती है। और अब लुओ फेंग उस पे क्लो अटैक करके उसे मारने ही वाला था कि तभी स्पेसशिप के अंदर बैठा हुआ क्लोन बॉडी फौरन ही वहां से भागने लगता है। इवन की फोर्टिस मास्टर भी वहां से भागने लगता है। ये देखकर लुओ फेंग उनसे काफी बोल्ड आवाज में कहता है। अब लुओ फेंग फौरन ही अपने सीवो विंग को एक्टिवेट करते हुए उसका पीछा करता है। इस और हम देखते हैं फोर्टिस मास्टर अपने स्पेसशिप को पकड़कर ऑर्डर देता है कि फौरन यहाँ से भागो। अब जैसे वो स्पेसशिप वहां से निकलने की कोशिश करता है, वो नोटिस करता है कि असल में लुओ फेंग स्लैशिंग ब्लेड से उसे मार चुका है। अब लुओ फेंग उससे कहता है अब तुम काफी आसानी से मर सकते हो। फिर गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसे स्वेलो कर लेता है। साथ ही गोल्डन बीम लाइट से उसके दूसरे क्लोन बॉडी पर भी हमला करता है, पर वो स्पेसशिप के अंदर था इसलिए वो काफी मुश्किल से बचता है और वो काफी रश करते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है मेरे पास बस इतना सा ही ट्रेजर बचा है, अगर ये भी हमारे हाथों से गया तो फिर थ्रोन रिंग अलायंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पर काफी मुश्किल से उसका दूसरा क्लोन बॉडी वहां से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। इधर लुओ फेंग कहता है वो बचकर भाग गया। तभी बबाता उसके पास आती है और बताती है कि ऑब्वियसली डायवर्जन मिरर स्टोन ये काफी रेयर सुप्रीम ट्रेजर है और अगर तुम ऐसे ही इस ट्रेजर को अपने साथ रखते हो तो यूनिवर्स के सारे ही लोग तुम्हें अपना टारगेट बनाएंगे। इस पर लुओ फेंग कहता है एक तरह से तो ये तो काफी बढ़िया है, क्योंकि इससे मुझे अपने शिकार को ढूंढने में काफी ज्यादा आसानी होगी। मुझे अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद चलकर मेरे पास आएगा। तभी उसे काफी दूर एक पावरफुल सा प्रेशर फील होता है। लुओ फेंग बताता है ये प्रेशर इतना ज्यादा दूर है पर फिर भी मैं इस स्ट्रॉन्ग से प्रेशर को फील कर पा रहा हूँ। बबाता कहती है कहीं ये ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर की ब्लडेड डोमेन तो नहीं है, कहीं वो तुम्हें डायवर्जन मिरर स्टोन के थ्रू ट्रैक तो नहीं कर रहा। इस पर लुओ फेंग बबाता से कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ पे ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए और वो फौरन ही वहाँ से निकल जाते हैं। इधर ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर लुओ फेंग को ऑब्जर्व कर रहा था। वो बताता है वो लुओ फेंग से काफी इम्प्रेस होते हैं क्योंकि उसने यूनिवर्स ओवरलॉर्ड के टॉप टियर को बस एक ही स्ट्राइक में मार दिया। ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी काफी आगे निकला। अब देखना है कि आगे ये क्या करता है, आखिर इसके रियल पोटेंशियल क्या है। फिर हम देखते हैं नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस के पैलेस में, जहाँ पे अलायंस लॉर्ड टाइम रिवर्स टेक्निक को यूज करते हुए उस 2 सर वाले बंदे और उसकी पूरी आर्मी को जिसे लुओ फेंग ने किल किया था वो उन सभी को रिवाइव कर देते हैं। रिवाइव होने के बाद वो सारे ही बंदे अलायंस लॉर्ड को थैंक्स कहते हैं। अलायंस लॉर्ड उनसे कहता है लुओ फेंग ने तुम सबको बस एक ही स्लैश अटैक में किल कर दिया। लुओ फेंग जरूर उसके पास यूनिवर्स ओवरलॉर्ड की टॉप टियर पावर है। वो बंदे बताते हैं कि 20,000 साल पहले वो तो बस अनडाइंग लेवल पे था, पर अचानक ही वो यूनिवर्स ओवरलोड को कैसे अचीव कर लिया। उसका स्पीड तो सच में काफी ज्यादा फास्ट है, हम ऐसे लुओ फेंग को इग्नोर नहीं कर सकते। अलायंस लॉर्ड उन सभी से कहते हैं पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज फैला दो कि नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस के जितने भी मेंबर हैं वो क्लियरली लुओ फेंग से दूर रहे और ये बात खास करके डीमन रेस, इंसेक्ट क्लैन और मैकेनिकल क्लैन तक पहुंच जानी चाहिए। इस पर वो बंदे पूछते हैं लॉर्ड तो क्या इसका मतलब हम लुओ फेंग से अपना बदला नहीं ले रहे हैं, क्या हम ऐसे ही हार मान लेंगे। इस पे अलायंस लॉर्ड कहता है लुओ फेंग तो जरूर मारा जाएगा पर हमारे नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस को सामने आने की जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होती है क्योसिटी लॉर्ड के मेंशन में, जहाँ लुओ फेंग और बबाता डायवर्जन मिरर स्टोन को रेस को देने के लिए सौंप रहे थे। उस हॉल की एआई उसे स्कैन करते हुए बताती है कि ये डायवर्जन मिरर स्टोन है और इसके बदले तुम्हें ह्यूमन
ह्यूमन रेस में 20 सुप्रीम ट्रेजर मिलते हैं। बवाता कहती है इस क्रिस्टल के बदले 20 सुप्रीम ट्रेजर पॉइंट, ये तो तुम्हारे 9 रॉ रिवर से भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। लुओफिंग बताता है इस तरह से ये बात पूरे अपर लेवल तक पहुंच जाएगी कि मेरे पास डाइवर्जन मिरर स्टोन है और मैं उसे ह्यूमन क्लैन को देना चाहता हूँ। अब देखना है कि ह्यूमन के 5 मेजर हाउस कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर लुओफिंग बताता है कि हालांकि उसके पास डाइवर्जन मिरर स्टोन है जिससे वो अर्थ के फुल कंट्रोल लेने के लिए ह्यूमन के 5 मेजर पावर से डील कर सकता है, पर 5 मेजर पावर के काफी सारे सिविलियंस अर्थ पे इमाइग्रेंट हो चुके हैं, तो वो सभी इस डील के लिए इतने आसानी से नहीं मानेंगे। इसलिए मैं इस ट्रेजर पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो सकता, मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा क्योंकि आखिर में खुद का स्ट्रेंथ ही काम आता है। अब जब तक 5 मेजर पावर से कोई रिप्लाई नहीं आ जाता तब तक मुझे कल्टीवेशन करके पावरफुल बनना चाहिए। अब लुओफैंग कल्टीवेशन करके यूनिवर्स वेनेबल लेवल का ब्रेक थ्रू कर लेता है। दूसरी ओर ह्यूमन के 5 मेजर पावर लुओफिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसके पास डाइवर्जन मिरर स्टोन है, ये ह्यूमन रेस के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बेहतर होगा अगर लुओफैंग इस ट्रेजर को ह्यूमन रेस को कंट्रीब्यूट कर देता है, पर लुओफैंग काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदा है तो हमें इसे सही से डील करना होगा क्योंकि ह्यूमन रेस को ऐसा ही टैलेंटेड बंदे की जरूरत है। इसलिए सारे लीडर डिस्कस करते हैं कि हमें लुओफिंग के साथ एक मीटिंग करना चाहिए। अब लुओफैंग को 5 मेजर पावर की तरफ से रिप्लाई आता है। अब ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर बताते हैं कि जिसके पास भी ये ट्रेजर होता है उसे सिर्फ इनेमी ही अपने टारगेट नहीं बनाते हैं, बल्कि ये तुम्हारे रेस से जो अच्छी रिलेशनशिप है ये उसे भी अफेक्ट करती है। अब ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर लुओफैंग का वेट कर रहा है। आगे हम देखते हैं वर्चुअल यूनिवर्स में ह्यूमन के 5 मेजर पावर सारे ही सुप्रीम लीडर मीटिंग के लिए आ चुके थे। लुओफैंग भी वहाँ पे आता है, वो सभी को ग्रेट करता है और बताता है कि यहाँ पे मेरे टीचर क्यूरियोसिटी मास्टर भी हैं और बाकी 4 ह्यूमन रेस के सुप्रीम लीडर, मर्सरेनी अलायंस के लीडर वांग जियान, यूनिवर्स फर्स्ट बैंक के लीडर चिंग डोंग, यूनिवर्स स्टार रिवर बैंक के मास्टर पेंगोंग और जायंटेक्स अरेना के फाउंडर, साथ ही ये ह्यूमन रेस के सुप्रीम लीडर भी है। अब क्यूरियोसिटी लॉर्ड लुओफिंग से कहते हैं तुम्हारे पास जो डाइवर्जन मिरर स्टोन है उसमें यूनिवर्स के स्पेशल लॉ हैं जो कि ह्यूमन रेस के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है और आज हम यहाँ इस ट्रेजर की ऑनरशिप के बारे में डिस्कस करने आए हैं। इस पर लुओफैंग क्यूरियोसिटी मास्टर से कहता है कि मैं ये ट्रेजर ह्यूमन रेस को कंट्रीब्यूट करने आया हूँ। इस पर सारे लीडर काफी ज्यादा खुश होते हैं। जायंटिक्स अरेना के फाउंडर कहते हैं बहुत बढ़िया, मुझे पता है तुमने ये सुप्रीम ट्रेजर अपने एफर्ट्स और हार्डवर्क के कारण अचीव किया है। हमें पता है अगर तुम ये ट्रेजर ह्यूमन रेस को देते हो तो तुम्हें बड़ा लॉस होगा, पर हम सभी तुम्हें इसके बदले पूरा कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। इस पे लुओफैंग काफी पोलाइटली कहता है मेरी बस एक ही डिमांड है और ये मेरी पर्सनल विश है कि मुझे अर्थ का पूरा कंट्रोल चाहिए। ये सुनकर सारे एल्डर शॉक हो जाते हैं। क्यूरियोसिटी लॉर्ड कहते हैं तुम्हें अर्थ वापस चाहिए, पर उन एलियन का क्या होगा जो कि ऑलरेडी अर्थ पे इमाइग्रेंट बन के रह रहे हैं, क्या तुमने उसके बारे में कुछ सोचा है? पर लुओफिंग कहता है मैं चाहता हूँ कि अर्थ के सारे एलियन इमाइग्रेंट वापस अर्थ को छोड़कर चले जाए, एक भी एलियन देश अर्थ पे नहीं दिखने चाहिए। यूनिवर्स फर्स्ट बैंक के लीडर कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि अर्थ पे कितने सारे न्यू बॉर्न इमाइग्रेंट्स आए हैं और वो ह्यूमन रेस के लिए हर साल कितने सारे वॉरियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तुम बस अपने पर्सनल विश के कारण ह्यूमन रेस के फ्यूचर से खेल नहीं सकते। मास्टर पेंगोंग कहते हैं तुम्हारे पास जितनी टैलेंट है तुम श्योरली फ्यूचर में सुप्रीम काउंसिल के मेंबर बन जाओगे, तो बेहतर होगा कि तुम अब ह्यूमन रेस के बारे में ज्यादा सोचो। इस पर लुओफिंग कहता है मैं अपना सारा कुछ ह्यूमन रेस को देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा अर्थ, और अगर मैं अपने होमलैंड अपने लोगों को ही बचा नहीं पाया तो फिर मैं फ्यूचर में ह्यूमन रेस को कैसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। ये सुनकर मर्सरेनी अलायंस के लीडर वांग जियान लुओफैंग से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता भी है अर्थ की वैल्यू क्या है, तुम बस डाइवर्जन मिरर स्टोन से अर्थ का पूरा कंट्रोल पाना चाहते हो, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इस पर दूसरे लीडर कहते हैं डाइवर्जन मिरर स्टोन और अर्थ की वैल्यू बिल्कुल ही सेम है। क्यूरियोसिटी लॉर्ड बताते हैं कि पहले वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी सिर्फ 50 बिलियन होन युआन कॉइन स्पेंड की थी जो कि डाइवर्जन मिरर स्टोन वैल्यू के बिल्कुल भी करीब नहीं है। क्यूरियोसिटी लॉर्ड कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी जायंटिक्स अरेना के फाउंडर उसे रोकते हुए कहते हैं कि मैटर ह्यूमन रेस के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अब हमें इस पे और भी ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इस पे डायरेक्टली जायंटिक्स अरेना के फाउंडर लुओफिंग से कहते हैं कि तुम अपना विश चेंज कर लो। इस पर लुओफिंग कहता है सॉरी मैं अपना विश चेंज नहीं कर सकता क्योंकि पिछले बीते सालों में अर्थ के सिविलियंस पे काफी ज्यादा जुल्म हुआ है और अर्थ के सिविलियंस को उनका होमलैंड उनको देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पे लीडर कहते हैं अगर तुम कोई दूसरा कंपनसेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर ह्यूमन रेस तुम्हें फोर्स नहीं करेगी और ये मैटर यहीं पे क्लोज होता है। अब सारे ही लीडर्स वहाँ से चले जाते हैं, बस क्यूरियोसिटी लॉर्ड बचते हैं, पर वो भी बिना कुछ लुओफिंग से कहे
है वहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। लुओफिंग बताता है कि अर्थ का पूरा कंट्रोल लेना पहले से ही मेरा प्लान था और ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मुझे पता है ये काम इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अर्थ का कंट्रोल वापस लेने में मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं किसी भी हाल में अर्थ का पूरा कंट्रोल लेकर रहूंगा। आगे हम देखते हैं मैकेनिकल क्लैन का लीडर और इंसेक्ट क्लैन के लीडर एक जगह पे अपेयर होते हैं। मैकेनिकल लीडर बताता है कि ह्यूमन लुओफिंग के पास डाइवर्जन स्टोन मिरर है और उसने फोर्टिस मास्टर के क्लोन बॉडी को भी मार दिया। अब तो नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई है। इवन कि उसने अपने सारे मेंबर को वार्न किया है कि वो लुओफिंग के साथ फाइट ना करे। जैसे ही वो लुओफिंग को देखते हैं वो डर से भाग जाते हैं। तुमने भी इसके बारे में सुना होगा है ना। तभी डीमन क्लैन की लीडर भी वहाँ पे आ जाती है और बताती है लुओफिंग तो केवल इमोर्टल लेवल पे है, पर इसके बावजूद वो फोर्टिस मास्टर को किल कर दिया। ये सच में फ्यूचर में हम सब के लिए बड़ा खतरा बनने वाला है। इस पे इंसेक्ट क्लैन की लीडर कहती है सारे सुपर पावर जानबूझ के ये रूमर फैला रहे हैं कि लुओफिंग से बच के रहना। उनको पता है कि वो लुओफिंग को मार नहीं सकते। वो सभी हम लोगों का वेट कर रहे हैं कि हम लोग लुओफिंग को टारगेट बनाए। फिर मैकेनिकल लीडर कहता है अगर हम ऐसे ही लुओफिंग को इग्नोर कर दिए तो जल्दी वो ह्यूमन रेस का सेकेंड क्योसिटी लॉर्ड बन जाएगा और इन सभी अलायंस के बीच बस 3 क्लैन ही पावरफुल है, मैकेनिकल क्लैन, इंसेक्ट क्लैन और डीमन क्लैन। इंसेक्ट क्लैन कहती है हाँ अब हम तीनों को मिलकर ही लुओफिंग का कुछ करना पड़ेगा। पर क्या लुओफिंग को मारना सच में आसान होगा, क्योंकि अब उसके पास डाइवर्जन मिरर स्टोन है। या तो वो अभी ह्यूमन टेरिटरी में छुपा होगा या फिर वो एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट में ट्रेनिंग करता होगा। इस पे डीमन लॉर्ड बताती है वहाँ पे जाके लुओफिंग को मारना काफी बड़ा रिस्क है, क्योंकि 5 कलर अरोरा लेक उसे प्रोटेक्ट करेगी। इवन के यूनिवर्स मास्टर लेवल के बंदे भी 5 कलर अरोरा लेक के सामने टिक नहीं पाएंगे। और अगर एक बार हमने वहाँ पे जाने की कोशिश की तो इससे एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट हमसे ऑफेंड हो जाएगा और फिर फ्यूचर में हमें और भी ज्यादा मुसीबत का सामना करना होगा। मैकेनिकल लीडर कहता है हम फिलहाल एंसेस्टर सेक्ट गॉड को अपना एनिमी नहीं बना सकते, हमें इस मैटर को दूसरे तरह से सॉल्व करना होगा। डीमन लॉर्ड कहती है तो फिर हमें स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को हायर करना होगा लुओफिंग को मारने के लिए, जैसे कि सिटिंग माउंटेन गेस्ट या फिर ब्लैक यूनिवर्स के फाउंडर। इंसेक्ट क्लैन लीडर कहती है अगर हम इतने पावरफुल पर्सन को हायर करते हैं तो फिर उसका प्राइस कोई छोटा मोटा नहीं होगा। मैकेनिकल लीडर कहता है इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज को भी यूज करना होगा। हम तीनों को एक सुप्रीम टेजर कंट्रीब्यूट करना होगा। अगर तुम सब एग्री हो तो मैं पहले से एक बंदे को जानता हूँ जो कि हमारा ये काम कर सकता है। इस पे डीमन लॉर्ड भी एग्री होती है और इंसेक्ट क्लैन के लीडर भी। फिर मैकेनिकल लीडर कहता है तो फिर ठीक है, जब सब लोग रेडी हैं तो फिर मैं पर्सनली इस मिशन को एग्जीक्यूट करता हूँ। इधर हम लुओफिंग को देखते हैं जो कि जीजिंग आइलैंड पे होता है और वह उसे मीटिंग के बारे में सोच रहा होता है। जब सुप्रीम लीडर ने कहा था कि डाइवर्जन स्टोन मिरर के बदले हम अर्थ का पूरा कंट्रोल तुम्हें नहीं दे सकते, ये अर्थ के वैल्यू के इक्वल नहीं है और अगर तुम्हें अर्थ का पूरा कंट्रोल चाहिए तो अभी तुम्हारा पावर इनसफिशिएंट है, तुम इतने पावरफुल नहीं बने हो। ये सब सोचते हुए लुओफिंग आगे बढ़ जाता है और बताता है कि उसका प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद वो सबसे पहले खुद को शांत करता है और गोल्डन बीच पाथ में कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ ऐसे करके वो यूनिवर्स वेनेबल का ब्रेक थ्रू कर लेता है। इवन कि वो स्टार टावर भी अपने पास ले आता है। हम देखते हैं स्टार टावर के अंदर जितने भी वॉरियर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं वो अचानक ही बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सब काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि वो सब अभी तो अंदर ही थे, पर अचानक ही वो स्टार टावर से बाहर कैसे आ गए और धीरे धीरे स्टार टावर छोटा होकर उनके नजरों के सामने ही डिसअपेयर हो जाता है। इस और ह्यूमन रेस के पावरफुल पर्सन डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ जायंटेक्स अरेना के फाउंडर उन सभी से कहते हैं सबको पहले ही पता चल चुका होगा कि स्टार टावर डिसअपेयर हो चुका है और ये बात पूरे यूनिवर्स में आग की तरह फैल गई थी। सारे लोग पता लगाना चाहते थे कि स्टार टावर सुप्रीम ट्रेजर किसे मिला। इधर लुओफिंग बताता है कि स्टार टावर के डिसअपेयर होने से पूरे यूनिवर्स में क्योस सी क्रिएट हो गई है, पर लकीली अब मेरे पास पूरा पावर है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं और अब बस एक चीज ढूंढने को बच गया है और वो है 9 वॉल्यूम सीक्रेट मेटल प्लेट का लास्ट मेटल पीस को हासिल करने के बाद जब मेरा कल्टीवेशन परफेक्ट जीन लेवल को अचीव कर लेगा उस दिन मैं ह्यूमन के सुप्रीम लीडर जितना इक्वल हो जाऊंगा और वो दिन दूर नहीं है जब मैं उनके साथ बैठूंगा। आगे हम देखते हैं ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर लुओफिंग को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और लुओफिंग अपने स्पेसशिप से उसी डायरेक्शन की ओर जा रहा था। बवाता बताती है एंशिएंट चिन सीक्रेट एरिया ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, यहाँ पे डिटेक्टर भी काम नहीं करते हैं क्योंकि ये पूरा एरिया ब्लड मिस्ट से कवर है। पर तभी बवाता बताती है कि मुझे बाहर एक अननोन सी एनर्जी फील हुई है, तो लुओफिंग फौरन ही अपने गोल्डन बेस के परफेक्ट जीन लेवल बॉडी को एक्टिवेट करता है और उस स्पेसशिप को अपने अंदर रख लेता है। फिर काफी ज्यादा फास्ट मूव करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि पीछे उसे कुछ महसूस हुआ था। फिर वो उस स्पेस को लॉक कर देता है और 9 रोड रिवर को एक्टिवेट करता है और
बताता है सिटिंग माउंटेन गेज के अकॉर्डिंग लास्ट मेटल प्लेट यहीं पे है और जैसा कि मुझे पता है टीचर मुझे हमेशा टेस्ट लेते हैं, उनको अपने डिसाइपल को परेशान करने में काफी मजा आता है, तो जरूर ये जर्नी भी पिछली बार की तरह खतरनाक होने वाली है। लुओफेंग आगे बढ़ता है और उसे अपने सामने ब्लड क्लॉट पैलेस दिखती है। वो कहता है अब मुझे लास्ट मेटल पीस इसी पैलेस के अंदर से महसूस हो रही है, जरूर वो लास्ट मेटल पीस इसी पैलेस के अंदर होगी। बवाता बताती है ये ब्लड क्लॉट पैलेस है, वो मैडमैन जो कि मिलियनेरा पहले ही डिसअपेयर हो गया था वो अचानक ही यहाँ पे कैसे आ गया। अब ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर का नाम सुनते ही अतुका और एरो किंग घबरा रहे होते हैं। बवाता बताती है कि उसका ओरिजिन, उसकी आइडेंटिटी और उसकी रियल पावर क्या थी ये सारा कुछ आज तक किसी को नहीं पता चला, पर काफी सारे यूनिवर्स मास्टर के बंदे उनके हाथों मारा गया, इवन कि वो काउंटलेस यूनिवर्स ओवरलॉर्ड को भी अपने हाथों से किल किए थे। इस पर लुओफेंग कहता है पता नहीं मैं अपने पावर से ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर से फाइट कर पाऊंगा या नहीं। ये सुनकर एरो किंग पूरा जोश में आ जाता है, वो तो डायरेक्टली ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर से फाइट करने के लिए इनर वर्ल्ड में ही तैयार हो रहा था, पर बवाता उसे वार्न करती है ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसने लिटरली काउंटलेस यूनिवर्स ओवरलॉर्ड को किल किया है। ऐसा समझो कि यूनिवर्स के 99% बंदे से उसकी दुश्मनी है, बस एक को छोड़कर। आगे बवाता कुछ बताने ही वाली थी कि तभी उस पैलेस से काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है, साथ ही लुओफेंग पे एक स्ट्राइक से हमला होती है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो गोल्डन बीस्ट को बीच से ही पूरी तरह से काट देता है, इवन के आसपास के सारे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। तभी पैलेस मास्टर वहाँ पे अपेयर होता है, जब तक तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। पैलेस मास्टर बाहर आके लुओफेंग से कहता है फाइनली तुम यहाँ पे आ गए। लुओफेंग दोबारा से गोल्डन बीस्ट को रीजनरेट करता है और कहता है इसका मतलब ये पहले से ही मेरा वेट कर रहा था, आखिर इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। फिर पैलेस मास्टर दोबारा से एक स्ट्राइक करता है और इस बार भी उसका स्ट्राइक काफी ज्यादा इंसेन होता है, बाकी यूनिवर्स बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इवन कि वो गोल्डन बीस्ट के क्लोज रेंज में आकर उस पर काफी ज्यादा स्ट्राइक करते हैं, जिससे लुओफेंग नीचे गिर जाता है और बताता है कि इसका स्ट्राइक तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं काफी मुश्किल से अपने सीओ विंग को सेक्रीफाइस करके इसके अटैक से बच पाया। अब लुओफेंग 10,000 स्टार मैप के थर्ड फॉर्म को यूज करता है। लुओफेंग की इस टेक्निक को देखकर पैलेस मास्टर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास तो काफी इंटरेस्टिंग सा टेक्निक है, लेकिन फिर वो अपना स्टार फायर पेस टेक्निक से उस पर हमला करते हैं, जो कि एक ही अटैक में लुओफेंग के सारे 10,000 स्टार मैप को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर पैलेस मास्टर कहता है हालांकि तुम्हारे पास कुछ अच्छा एबिलिटी है, पर बदकिस्मती से तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि वो अपने ब्लड क्लाउड से लुओफेंग को पूरी तरह से ट्रैप कर चुके थे। सीन शिफ्ट होती है एंसेस्टर सेक्ट में। जीजिंग आइलैंड पे लुओफेंग के रेसिडेंस में हम देखते हैं बवाता को होश आता है और वो अपने सामने फोर्थ मेटल प्लेट को देखती है। वो तो काफी ज्यादा खुश होती है कि अब लुओफेंग के पास सारे ही ब्लैक मेटल प्लेट आ गए। अब लुओफेंग उन सारे मेटल प्लेट को ज्वाइन करता है तो उसे 9 सीक्रेट मैनुअल की सारी लॉ, सारी इन्फॉर्मेशन उसके सामने अपेयर होती है। लुओफेंग उसे देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और फाइनली 9 वॉल्यूम बुक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब बवाता उसे पूछती है पर आखिर ब्लड क्लॉट पैलेस में क्या हुआ था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, उस टाइम मुझे सरप्राइज करके ब्लॉक कर दिया गया था। इतना तो पता है क्लियरली तुम्हारा गोल्डन हॉर्न बेस्ड ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर को डिफीट नहीं कर सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो फिर तुम्हें ये फोर्थ मेटल प्लेट कैसे मिली। इस पर लुओफेंग बस स्माइल करता है और उसे कुछ भी नहीं बताता है आखिर ब्लड क्लॉट पैलेस में क्या हुआ था और लुओफेंग को फोर्थ मेटल पीस कैसे मिला, ये सब कुछ हमें आगे पता चलेगा। लुओफेंग बताता है कि ये मैटर मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मैटर है अर्थ के फुल कंट्रोल को वापस लेने का, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को सही से यूज करूंगा। इस पे बवाता उसे कहती है तो क्या तुम्हें इससे कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। लुओफेंग कहता है इससे मुझे खतरा तो है, पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे चांसेस हैं, मैं अब यहीं पे बैठकर 20 गोड पाथ और 9 एवोल्यूशन मैनुअल को डीपली स्टडी करूंगा और अपनी पावर बढ़ाऊंगा। लुओफेंग के रेसिडेंस के बाहर हम देखते हैं एक बंदा और इंसेक्टलैंड का एक वॉरियर उस पर नजर रख रहा होता है। अब लुओफेंग बताता है कि 9 वॉल्यूम सीक्रेट टेक्निक को प्रैक्टिस करने की वजह से मेरा ह्यूमन बॉडी और रेड सी क्लोन बॉडी और गोल्डन बीस्ट बॉडी, ये तीनों बॉडी अपने परफेक्ट जीन लेवल को अचीव कर चुका है और फाइनली लुओफेंग की सारी बॉडी अपने परफेक्ट जीन लेवल को अचीव कर लिया। परफेक्ट जीन लेवल को अचीव करने के बाद अब लुओफेंग की ह्यूमन बॉडी का साइज भी बिल्कुल ही गोल्डन बीस्ट बॉडी जितना यूज हो जाता है और अब जब लुओफेंग कोई सीक्रेट टेक्निक को यूज करेगा तो उसे अब परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उससे उसका डिवाइन बॉडी बर्न होने वाला है, क्योंकि अब तो उसके पास 3 डिवाइन बॉडी है जो कि परफेक्ट जीन लेवल को अचीव कर लिए हैं। बवाता बताती है अब कोई ऑर्डिनरी यूनिवर्स मास्टर भी तुम्हें पोक करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। सीन शिफ्ट होती है वर्चुअल यूनिवर्स में, जहाँ कुछ वॉरियर लुओफेंग के बारे
बारे में बात कर रहे होते हैं लुओ फेंग के बारे में सुना। वो सभी लुओ फेंग की प्रिमोर्डियल स्टार के बैटल फाइट को देख रहे होते हैं और लुओ फेंग के फाइट को देखकर वो सारे ही लोग काफी ज्यादा शॉक थे। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि लुओ फेंग अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इधर वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि इंसेक्ट क्लैन, डीमन क्लैन और मैकेनिकल क्लैन, ये तीनों क्लैन किसी भी हाल में लुओ फेंग को मारना चाहते हैं। इवन की लुओ फेंग से तो नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस भी काफी ज्यादा डरी हुई है। कुछ वॉरियर तो लुओ फेंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं क्योंकि ये बात पूरे यूनिवर्स में फैल चुकी है कि वो तीनों क्लैन किसी भी हाल में लुओ फेंग को मारना चाहते हैं। प्रिमोर्डियल स्टार में सारे ही लोग लुओ फेंग को टारगेट कर रहे हैं, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद लुओ फेंग हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं तो इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। इधर इल्यूजन किंग लुओ फेंग को लेकर परेशान हो रही थी। वो बताती है कि एंसेक्टर गोड सेक्ट में काफी सारे स्ट्रॉन्ग एलियन हैं। अगर वो एलियन रेस भी लुओ फेंग के अगेंस्ट कोई प्लानिंग करे और बाकी क्लैन के साथ हाथ मिला ले तो इससे लुओ फेंग और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ सकता है। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं मैकेनिकल क्लैन का लीडर एक लड़की के पास जाता है। वो पूछती है, मैकेनिकल क्लैन के लीडर, तुम यहाँ पे हजारों सालों के बाद आए हो, आखिर क्या बात है? मैकेनिकल लीडर बताता है, मुझे एक बंदे को किल करने में तुम्हारी मदद चाहिए और बदले में तुम्हें 6 टॉप टियर सुप्रीम ट्रेजर मिलेंगे। इस पर वो लड़की समझ जाती है और कहती है, वो ह्यूमन लुओ फेंग को ही मारना है ना? मैं जब से यूनिवर्स सी से बाहर आई हूँ मैंने उसके बारे में काफी ज्यादा सुना है, पर अभी वो कहाँ है? मैकेनिकल लीडर बताता है, वो फिलहाल एंसेस्टर गॉड सेक्ट में है। इस पर वो लड़की कहती है, अगर अभी लुओ फेंग एंसेस्टर गॉड सेक्ट में है तो वहाँ पे जीजिंग आइलैंड में अरोरा ले उस पूरे आइलैंड को प्रोटेक्ट करती है और उस सेक्ट को यूनिवर्स ओरिजिन से कुछ पावर्स मिली है। तो उस आइलैंड के कोर में जाकर लुओ फेंग को मारना ये काफी बड़ा टास्क है, तो इसका प्राइस भी बड़ा होना चाहिए। और अगर उस आइलैंड में जाकर एक यूनिवर्स सुप्रीम भी वहाँ के डिसाइपल्स को मारता है तो वो भी अरोरा लेक के स्ट्राइक से बच नहीं पाएगा, उसे यूनिवर्स ओरिजिन की तरफ से पनिश किया जाएगा। इसलिए अगर तुम्हें ये मिशन करवाना है तो तुम्हें अपना प्राइस डबल करना होगा। इस पे मैकेनिकल लीडर कहता है, लुओ फेंग तो बस केवल यूनिवर्स ओवरलोड लेवल पे है और तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही लुओ फेंग को मार सकती हो? मेरे पास कोई दूसरा बंदा नहीं है। इस पे वो लड़की कहती है, अगर तुम दूसरे बंदे से लुओ फेंग को किल करवाते हो तो वो तो बस लुओ फेंग की एक ही क्लोन बॉडी को मार पाएगा, तो फिर इससे तुम्हारा क्या ही बेनिफिट होने वाला है? और अगर ये काम तुम मुझसे करवाते हो तो मैं यूनिवर्स सुप्रीम लेवल को अपने इल्यूजन पाथ से अचीव किया है। मैं आसानी से उसके सोल को डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ जिससे उसके सारे ही डिवाइन बॉडीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी और पूरे ही प्रिमोर्डियल स्टार में मेरे जैसा इल्यूजन कोई नहीं कर सकता। तो फिर मेरे अलावा इस काम के लिए कौन बेहतर हो सकता है? इस पर मैकेनिकल लीडर एग्री हो जाता है और कहता है, तो फिर ठीक है, अब बस मैं गुड न्यूज का वेट कर रहा हूँ। तुम लुओ फेंग को मार दो। और आखिर में एक जायंट सा हाथ आकर डीमन ट्रू वर्ल्ड को एक्टिवेट करता है। असल में हमने जितना भी अभी इल्यूजन देखा और वो लड़की सारे ही इसके क्लोन बॉडी थे और अब वो अपने डिमोनिक इल्यूजन वर्ल्ड को एक्टिवेट करता है। इधर हम देखते हैं लुओ फेंग कल्टीवेशन कर रहा होता है, पर तभी अचानक ही उसे सूजन का ख्याल आता है। लुओ फेंग बताता है कि एंसेस्टर गॉड सेक्ट में हजारों साल तक हार्ड कल्टीवेशन करने के बाद अब उसका डिवाइन बिस्ट पाथ डेली काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। लुओ फेंग अपने डिवाइन बिस्ट पाथ को और भी अच्छे से समझने के बाद वो हजारों सालों तक बैटल और स्ट्रगल करके खुद को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, बस केवल अर्थ के फुल कंट्रोल को वापस पाने के लिए। अब लुओ फेंग बस अपने ख्यालों में ही सूजिन से मिलता है, पर तभी अचानक ही उसे रियलाइज होता है कि ये सारा कुछ बस एक इल्यूजन है और उसके सामने ही सारा इल्यूजन ब्रेक हो जाता है। अब वो बंदा जिसे मैकेनिकल क्लैन ने लुओ फेंग को मारने के लिए भेजा था, यानी वो इल्यूजन वाला बंदा, अब वो लुओ फेंग से कहता है, लुओ फेंग, यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल 3 क्लैन ने मुझे तुम्हें मारने के लिए हायर किया है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम मेरे हाथों बिना किसी रिग्रेट के मारे जा सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं डीमन गॉड का इल्यूजन अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वो बताता है कि तुम अपने साथ एंसेस्टर गॉड सेक्ट के लाइफ सेविंग आइटम रखे हो। इस एंसेस्टर मिरर के कारण आज तुम बच गए और इससे मेरा इल्यूजन भी डिस्ट्रॉय हो गया। इस आइटम ने मेरी पूरी मेहनत को पानी में मिला दिया। बट स्टिल हम देखते हैं डीमन गॉड दोबारा से लुओ फेंग पे इल्यूजन अटैक करने लगता है। अब उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था और अब तो उसका एंसेस्टर मिरर भी टूट चुका है, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा और अब वो लुओ फेंग के सोल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी एंसेस्टर सेक्ट का लीडर आकर लुओ फेंग को बचा लेते हैं। लुओ फेंग सोचता है, जो मुझे मारने आया क्या वो यूनिवर्स मास्टर लेवल पे है? नहीं, ये तो यूनिवर्स सुप्रीम लीडर पे है। अब एंसेस्टर लीडर उस डीमन गॉड से कहते हैं, ये मेरी एंसेस्टर सेक्ट की टेरिटरी है, फौरन यहाँ से चले जाओ। मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि तुम यहाँ पे नहीं आए। इस पर डीमन गॉड हंसने लगता है और अपने डोमेन को क्रिएट करते हुए बोलता है कि ये तो टू फेस एंसेस्टर लीडर है और तुम मुझे
ये सब बोलकर क्या दिखाना चाहते हो? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि एंसेस्टर सेक्स से डर जाए। लुओ फेंग पे नजर रख रहे होते हैं। डीमन लॉर्ड कहता है वो लोग तुमसे डरते होंगे पर मैं नहीं। ये सब सुनकर एंसेस्टर लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं बस बहुत हुआ। अब वो अपने 5 कलर अरोरा लेक से उस पर हमला करते हैं। डीमन लॉर्ड तो पूरे फुल कॉन्फिडेंस में उससे हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है ये 5 कलर अरोरा लेक मुझे मार सकती है? वो उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है और बोलता है आज मैं इस ह्यूमन लुओ फेंग को किसी भी हाल में किल करूंगा और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। इतना कहना ही था कि तभी उस पे ओरिजिनल यूनिवर्स के ओरिजिन चेन से उस पे हमला होता है और हम देखते हैं ओरिजिन चेन ने उसे पूरी तरह से बांध लिया था और अब उसे काफी बुरी तरह पछतावा होता है। एंसेस्टर लॉर्ड कहता है अब हार मान लो, क्या अब तुम यूनिवर्स ओरिजिन को चैलेंज करना चाहते हो? अब डीमन लॉर्ड गुस्सा होते हुए कहता है अगर अभी हम यूनिवर्स सी में होते तब तुम बिल्कुल भी मुझे रोक नहीं पाते। इस पे एंसेस्टर लॉर्ड कहते हैं पर अनफॉर्चुनेटली ये ओरिजिनल यूनिवर्स है और ओरिजिनल यूनिवर्स में मेरे एंसेस्टर सेक्ट को कोई भी हिला नहीं सकता और मजबूर होकर डीमन लॉर्ड को वहाँ से जाना पड़ता है। पर जाते हुए वो कहता है यूनिवर्स सी में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एंसेस्टर सेक्ट की डीमन लॉर्ड को गुस्सा दिलाने का नतीजा क्या होता है। अब लुओ फेंग एंसेस्टर लॉर्ड को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। एंसेस्टर लॉर्ड बताते हैं कि ये यूनिवर्स काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम्हारे पीछे कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होता तो आज तुम मारे जाते। लुओ फेंग क्या तुम एंसेस्टर सेक्ट ज्वाइन होना चाहते हो? इस पर लुओ फेंग कहता है मैं पहले से एंसेस्टर सेक्ट के आउटर मेंबर में ऑलरेडी ज्वाइन हूँ। तो एंसेस्टर लॉर्ड कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम एंसेस्टर सेक्ट ज्वाइन कर लो और यहाँ पे रहकर और भी ज्यादा पावर गेन करो। अब वो उसे अपने पास बुलाते हैं। पिछले कई सालों से एंसेस्टर सेक्ट में मैंने सबसे ज्यादा तुम्हें फेवर दिया है क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसे ही मेरे रेस को सपोर्ट करोगे जैसा कि मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। इस पर लुओ फेंग कहता है एंसेस्टर लॉर्ड आपके काइंडनेस के लिए शुक्रिया, पर मेरे लिए सबसे पहले मेरा रेस और मेरा होमलैंड है जिसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। तो एंसेस्टर लॉर्ड कहते हैं तुम्हारे पीछे यूनिवर्स के 3 मोस्ट पावरफुल रेस लग चुकी है, वो तुम्हें किल करना चाहते हैं और आज तुम बस मेरे सेक्ट के कारण ही बच पाए हो। अगर वो लोग कोई दूसरा यूनिवर्स लॉर्ड को तुम्हें किल करने के लिए हायर करेंगे तब तुम्हें कौन बचाएगा? क्या ऐसा लक तुम्हें दोबारा मिलेगा? इस पे लुओ फेंग कहता है यूनिवर्स लेवल की ट्रेनिंग हमेशा लाइफ और डेथ के साथ जुड़ा होता है और चाहे मैं कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाऊं, एलियन रेस की मारने की प्लानिंग कभी भी खत्म नहीं होने वाली। इस पे एंसेस्टर लॉर्ड कहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, अगर तुम मेरे सेक्ट में ज्वाइन हो जाते हो तो ये सेक्ट तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी जब तक कि तुम यूनिवर्स मास्टर ब्रेक थ्रू ना कर लो, और अगर उस टाइम यूनिवर्स ओवरलॉर्ड भी तुम्हें मारने की कोशिश करेगा तो उसे यूनिवर्स ओरिजिन की तरफ से काफी टेरिबल पनिशमेंट मिलेगा। तो नेचुरली अब तुम्हें लाइफ एंड डेथ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे अपना जवाब 3 दिन के अंदर दे देना। क्या तुम एंसेस्टर सेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं? और अगर तुमने मना किया तो नेक्स्ट टाइम वो तीनों रेस तुम्हें मारने आएंगे तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। अब एंसेस्टर लॉर्ड की बातों से लुओ फेंग रियलाइज करता है एंसेस्टर लॉर्ड से बात करने पर लुओ फेंग को आइडिया आता है कि उसे यूनिवर्स मास्टर का ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। आगे हम देखते हैं लुओ फेंग अपने स्टार टावर को एज अ वेपन यूज कर रहा था और कहता है मुझे दूसरों की प्रोटेक्शन पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, बस मुझे किसी भी तरह से इस बैटल में जीतना है। स्टार टावर वेपन से पूरे यूनिवर्स को लगेगा कि मैं यूनिवर्स मास्टर बन चुका हूँ और इस न्यूज के बाद ये दूसरे रेस को सिर्फ सेक ही नहीं करेगा बल्कि इससे मेरे लोगों को भी यकीन होगा कि मेरे पास इतना पोटेंशियल है कि मैं अर्थ के कंट्रोल को वापस ला सकूं। अब वो बताता है कि स्टार टावर यूनिवर्स की एक सुप्रीम ट्रेजर है और अब ये सुप्रीम ट्रेजर ही मेरी सोल को गार्ड करेगी। फिर लुओ फेंग ब्लड क्लाउड पैलेस के पास जाता है और पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है अब कौन मुझसे फाइट करना चाहता है, जबकि दूसरी और डीमन क्लैन की लीडर मैकेनिकल लीडर पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसने तो कहा था कि वो पर्सनली इस मिशन को एग्जीक्यूट कर लेगा, इवन कि वो वर्चुअल 2 डीमन को हायर किया था उसे किल करने के लिए। अब डीमन लॉर्ड उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है तुमने तो कहा था कि वर्चुअल 2 डीमन उसे किल कर देगा, तो फिर लुओ फेंग अभी तक जिंदा क्यों है? इस पे मैकेनिकल लीडर कहता है उसने अपना पूरा बेस्ट किया पर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे बीच एंसेस्टर सीक्रेट लीडर आ जाएंगे। वो लुओ फेंग को काफी ज्यादा वैल्यू देता है। फिर डीमन लीडर कहती है एंसेस्टर सेक्ट से तो हम फाइट भी नहीं कर सकते क्योंकि उसे यूनिवर्स ओरिजिन प्रोटेक्ट करती है, अगर हम दोबारा से उस पर स्ट्राइक करने जाएं तो फिर हमारे लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनकर मैकेनिकल लीडर कहता है हमें रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने सुना है कि लुओ फेंग यूनिवर्स मास्टर का ब्रेक थ्रू करना चाहता है, इसमें उसे एटलीस्ट मिलियंस ऑफ ईयर लगने वाले हैं। जब तक हम लोग अपने बॉन्टी प्राइस को और भी ज्यादा बढ़ाकर दूसरे बंदे को उसे किल करने के लिए हायर करेंगे उसके पास छुपने का अच्छा खासा टाइम है और हमारे पास भी अच्छा खासा
टाइम है ताकि हम वेट करके दूसरे बंदे को हायर कर ले। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं लुओ फेंग अब भी कल्टीवेशन कर रहा होता है और बताता है कि उसे मारने की प्लानिंग के बाद जरूर वो 3 रेस सोचते होंगे कि मैं बाहर आने की हिम्मत नहीं करूंगा, पर मैं तो उन्हें शॉक कर दूंगा। और अब लुओ फेंग डिवाइन बिस पाथ के 5th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। अब टाइम आ चुका है मुझे फर्स्ट स्ट्राइक करना चाहिए। इंसेक्ट क्लैन, डीमन क्लैन और मैकेनिकल क्लैन, ये तीनों क्लैन मेरे पे बाउंटी लगाए हैं। ये लोग मुझे मारने की कई बार प्लानिंग कर चुके हैं। अब लुओ फेंग क्यूरियोसिटी लॉर्ड ने जो उसे शॉट दिया था उसे बाहर निकालते हुए कहता है अब मेरा फर्स्ट अटैक करने का टाइम आ गया है और इस शॉट का नाम है 9 स्नो ब्लेड। लुओ फेंग सोचता है अब मुझे सबसे पहले किस पे अटैक करना चाहिए। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं ओरिजिनल स्टार में एरिया 02933। वहाँ कुछ वॉरियर एक सुप्रीम ट्रेजर के लिए फाइट कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है तुम दोनों मुझसे इस ट्रेजर के लिए फाइट करना चाहते हो, सपना देखते रहो क्योंकि तुम लोग मुझे डिफीट नहीं कर पाओगे। और इस बंदे का नाम है वेनरेबल त्यान हुआ। और मजे की बात लुओ फेंग फ्लाई करते हुए उसी और आ रहा था। जैसे वो उन बंदे को देखता है लुओ फेंग सोचता है ये बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी है मेरा अटैक शुरू करने का, तो मैं तुम लोगों से ही शुरू करूंगा। बवाता बताती है कि ये वेनरेबल त्यान हुआ है, ये हेवनली वोल्फ रेस का सेकेंड मोस्ट पावरफुल डिसेबल है और फर्स्ट है हेवनली वोल्फ मास्टर। और यहाँ पे इसके साथ ये बंदा ड्रीम डीमन एंसेस्टर और स्काई वोल्फ मास्टर का डिसेबल है और इसका पावर यूनिवर्स ओवरलोड है और ये यूनिवर्स ओवरलोड लेवल के पीक लेवल पे है। ये हाल ही में ह्यूमन रेस टेरिटरी में उन्हें डिफीट करके ट्रेजर ले लिया था। इवन की एक बार वर्चुअल यूनिवर्स से भी अर्थ की इन्फॉर्मेशन को चोरी किया था, तभी उन लोगों को वहाँ पे पावरफुल सी और महसूस होती है। ध्यान वो कहता है अब कौन आ गया, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। तभी लुओ फेंग वहाँ पे अपेयर होता है और 9 रोर रिवर को एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर वो सभी पहचान लेते हैं कि ये ह्यूमन क्लैन का लुओ फेंग है। वो दोनों बंदे तो डर से फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। इस पर लुओ फेंग उससे कहता है तो क्या तुम नहीं भागोगे। इस पर त्यानुआ कहता है लुओ फेंग तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ओरिजिनल स्टार में मेरे सामने अपेयर हुए, जबकि काफी सारे वॉरियर दूर से ही त्यानुआ और लुओ फेंग को देख रहे होते हैं। त्यानुआ कहता है तुम्हें आइडिया भी है कि तुम्हें कितने सारे रेसेस मिलके मारना चाहती है। और वो सीधा लुओ फेंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो लुओ फेंग पे अटैक करने वाला था लुओ फेंग बड़ी पोलाइटली से बस अपने स्वॉर्ड से एक स्ट्राइक करता है, जिससे वो बंदा काफी दूर जाकर गिरता है। और अब उसे एहसास होता है कि लुओ फेंग सच में स्ट्रॉन्गर है। लुओ फेंग कहता है कोई बात नहीं अब तुम मर सकते हो। अब वो अपने अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक को यूज करता है। जैसे वो बंदा उस पर अटैक करने वाला था लुओ फेंग बहुत ही स्पीड से उस पर अटैक करने जाता है और एक ही स्ट्राइक में उसे काफी बुरी तरह घायल कर देता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि लुओ फेंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वो कहता है इसके 1 स्ट्राइक से ही मेरा डिवाइन बॉडी 11% तक रिड्यूस हो गया। अब वो घबराते हुए कहता है कहीं ये ऑलरेडी यूनिवर्स मास्टर को ब्रेक थ्रू तो नहीं कर लिया। अब लुओ फेंग के स्ट्राइक से वहाँ के सारे यूनिवर्स बॉडीज डिस्ट्रॉय हो गए थे। इवन जैसी वो स्ट्राइक उस बंदे को लगती है उसका डिवाइन बॉडी और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। अब वो अपनी दुम दबाकर वहाँ से भागने लगता है, पर इतने में ही लुओ फेंग उसके सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो बंदा बिल्कुल ही शॉक था और लुओ फेंग की स्पीड सच में काफी ज्यादा फास्ट है। वो फौरन ही उसे कई बार स्ट्राइक करके मार देता है और लुओ फेंग के स्ट्राइक से वहाँ काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। दूर से देख रहे वॉरियर को जैसे पता चलता है कि वेनरेबल त्यान हुआ मारा गया, वो सभी रस करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं हमें फौरन ही अपनी रेस को रिपोर्ट करना होगा। और लुओ फेंग उन्हें आसानी से जाने देता है क्योंकि लुओ फेंग असल में यही चाहता था। वो कहता है जाओ जल्दी जाओ, ये बात पूरे यूनिवर्स में फैल जानी चाहिए। और सच में लुओ फेंग की ये बात पूरे यूनिवर्स में फैल गई थी। अब डीमन लॉर्ड और भी ज्यादा गुस्से में कहती है लुओ फेंग ओरिजिनल स्टार में अपेयर हुआ था और उसने मेरे डिसेबल को मार दिया, ये तो मुझे ओपनली चैलेंज कर रहा है। क्लैन की लीडर बताती है वेनरेबल त्यान हुआ वो यूनिवर्स ओवरलोड के पीक लेवल पे था, ये कैसे पॉसिबल है। इतना पावरफुल बंदा लुओ फेंग से कैसे हार गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि लुओ फेंग ऑलरेडी यूनिवर्स मास्टर को अचीव कर लिया हो। तभी मैकेनिकल लीडर आता है और कहता है ये इम्पॉसिबल है, आज तक किसी ने भी इतना फास्ट ब्रेक थ्रू नहीं किया है। डीमन क्लैन लीडर कहती है मैं उम्मीद करता हूँ ये बात सच हो, पर अगर उसने अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया है तो बिना ब्रेक थ्रू के वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सोचो अगर वो सच में यूनिवर्स मास्टर का ब्रेक थ्रू कर ले तब उसकी पावर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी। और अब तो लुओ फेंग एंसेस्टर सेक के प्रोटेक्शन से बाहर आ चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि हम तीनों रेसेस मिलकर एक एक यूनिवर्स मास्टर को लुओ फेंग को किल करने भेजे। मेरा डीमन रेस मैं 3 यूनिवर्स मास्टर को भेज रही हूँ, जिसमें मास्टर टोंग लिंग और मास्टर चेनहुआ भी शामिल होंगे। और एक के पास तो एक्सट्रीमली लार्ज डिवाइन बॉडी है और दूसरा तो डिवाइन बिस पाथ को ऑलरेडी मास्टर कर चुका है। इस यूनिवर्स में इन दोनों को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है।
अब मैकेनिकल लीडर कहता है कि मैकेनिकल रेस भी 3 यूनिवर्स मास्टर को भेजने के लिए तैयार है और प्लस में मैं नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस से भी कांटेक्ट करूंगा, गोल्डन बीस अलायंस और बाकी अलायंस से भी मैं कांटेक्ट करूंगा। उन सभी अलायंस से कांटेक्ट करूंगा जो कि ह्यूमन रेस से घबराते हैं और हम सबका एक ही मिशन है, ह्यूमन रेस को राइज नहीं होने देना है। अब इंसेक्ट क्लैन भी कहती है मैं भी 3 यूनिवर्स मास्टर को भेजने के लिए तैयार हूँ और उन सभी को मास्टर बैंफ लीड करेगी। इस पे डीमन लॉर्ड पूछती है मास्टर बैंफ ये कौन है। वो बताती है कि ये इंसेक्ट क्लैन की सबसे रेयर जीनियस है जो कि 100 ऑफ एराज में एक बार अपेयर होती है। डीमन लॉर्ड कहती है मुझे नहीं लगता कि मास्टर बैंफ इस फाइट के लिए तैयार होगी। मैकेनिकल लीडर कहता है अगर हम पूछे तो शायद वो तैयार हो जाए, मैंने सुना है कि वो बहुत ही कम स्ट्राइक करती है। इंसेक्ट क्वीन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मास्टर बैंफ इस काम के लिए परफेक्ट होगी। इंसेक्ट क्वीन कहती है रिलैक्स रहो, मेरे पास इसकी प्लानिंग है। आगे हम देखते हैं इंसेक्ट क्वीन मास्टर बैंफ के पास जाती है और उसे ऑर्डर देती है कि तुम्हें ओरिजिनल यूनिवर्स में जाकर एक बंदे को किल करना है। मास्टर बैंफ पूछती है किसे किल करना है और इतनी भी क्या अर्जेंट पड़ गई कि खुद इंसेक्ट क्वीन को मेरे पास आना पड़ा। इंसेक्ट क्वीन बताती है तुम्हें लुओफेंग को किल करना है। मास्टर बैंफ कहती है ये तो हाल ही में फेमस हुआ ह्यूमन क्लैन का बंदा है, ये तो बिल्कुल ही मेरे ओपोनेंट के लायक भी नहीं है। तो इंसेक्ट क्वीन कहती है लुओफेंग की पावर को हमें अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए और अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो ये भी ठीक है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इंसेक्ट क्लैन कभी भी इतनी बड़ी भरपाई नहीं कर पाएगा। इससे क्वीन बैंफ की ईगो हर्ट हो जाती है और वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे हार जाऊंगी? अगर ऐसी बात है तो मैं ओरिजिनल यूनिवर्स जरूर जाऊंगी। आई होप लुओफेंग मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इधर लुओफेंग मेडिटेशन कर रहा होता है, तभी उसे क्यूरियोसिटी लॉर्ड बताते हैं कि ह्यूमन रेस को न्यूज मिली है कि यूनिवर्स की मेजर पावर क्लैन काफी सारे यूनिवर्स मास्टर को तुम्हें किल करने के लिए भेज रहे हैं, साथ ही 1000 यूनिवर्स वेनरेबल्स को भी। ऐसा लगता है कि ये 3 रेस तुम्हारे पीछे पूरी तरह से पड़ चुकी है। मुझे वर्चुअल यूनिवर्स से जितना भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा और तुम अपना ध्यान रखना और अगर सिचुएशन काफी बुरी हो जाए तो बेहतर होगा कि तुम खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर देना। लुओफेंग कहता है ठीक है मैं समझ गया। अब बबाता उसे बताती है कि मैंने ओरिजिनल यूनिवर्स में काफी सारे पावरफुल एनर्जी को महसूस किया है, उसमें से काफी सारे यूनिवर्स मास्टर के पावरफुल पर्सन हैं और हमारे सबसे करीब मास्टर चैनुआ है जो कि डीमन रेस से बिलोंग करता है, ये कभी भी हमारे पास आ जाएगा। तो लुओफेंग कहता है ये तीनों रेस मेरे बारे में कितना ज्यादा सोचती है, अच्छा हुआ कि मैंने पहले से ही इस बैटल के लिए प्रिपेयर कर लिया था। अब लुओफेंग सबसे पहले अपने गोल्डन बीस्ट बॉडी को अपने से अलग कर लेता है और कहता है मैं सबसे पहले अपने गोल्डन बीस्ट बॉडी से उनका सामना करूंगा। मैकेनिकल लीडर बताता है कि लुओफेंग का लास्ट लोकेशन ओरिजिन यूनिवर्स एरिया नंबर 2933 था, हम पूरी तरह से उस एरिया को घेर चुके हैं, अब वो बच नहीं सकता। इस और हम देखते हैं मास्टर चैन हुआ एरिया 2933 में पहुंच गया था और वो डीमन लॉर्ड को बताता है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। डीमन लॉर्ड कहती है जैसे तुम्हें लुओफेंग का लोकेशन पता चले फौरन ही हमें इन्फॉर्म कर देना। अब वो लुओफेंग को ढूंढने लगता है, जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है उसे महसूस होता है कि यहाँ पे डिवाइन पावर डिटेक्शन ब्लॉक किया गया है, कहीं ये लुओफेंग की 9 रो रिवर टेक्निक की वजह से तो नहीं हो रही। अब वो क्यूरियस होकर आगे बढ़ने लगता है पर तभी उसे अपने सामने गोल्डन हॉर्न बीस्ट दिखता है। वो पूछता है अब तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये लुओफेंग की ट्रेजर कैसे आई? इस पे गोल्डन बीस्ट कहता है लुओफेंग मेरा लाइफ एंड डेथ फ्रेंड है, तो इसमें बुराई क्या है अगर मैं उसके ट्रेजर को यूज कर लूं, इतना तो हमारे बीच चलता है, क्या तुम उसे ढूंढना चाहते हो? अगर हाँ तो तुम्हें सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। डीमन चैन हुआ गोल्डन बीस्ट से कहता है बेहतर होगा कि तुम लुओफेंग को मेरे हैंड ओवर कर दो वरना तुम 3 पावरफुल रेस को अपना एनिमी बना लोगे। अब वो उस पे काफी गुस्से में अटैक करने आगे बढ़ता है पर गोल्डन बीस्ट उसे काफी ज्यादा पीछा करवाता है और कहता है मैं तो यही देखना चाहता हूँ कि ये तीनों रेस कितना ज्यादा पावरफुल है। अब वो बंदा अपने फायरबॉल टेक्निक को यूज करते हुए गोल्डन बीस्ट पर हमला करता है पर गोल्डन बीस्ट से वो विंग्स के कारण उसके हर अटैक से बच रहा होता है। अब उस बंदे को समझ आती है कि जरूर गोल्डन बीस्ट का कनेक्शन लुओफेंग के साथ काफी बढ़िया है और अगर मैं इसे लास्ट स्टेज तक टॉर्चर करता रहा तो मुझे लुओफेंग के बारे में पता चल जाएगा। और हम देखते हैं गोल्डन बीस्ट बड़ी चालाकी से उसे अपने पीछे लाकर ब्लड क्लॉट पैलेस में ले आता है। यहाँ आते के साथ ही गोल्डन बीस्ट वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। अब वो बंदा हर तरफ गोल्डन बीस्ट को ढूंढ रहा होता है और जो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस नेब्यूला के अंदर मुझसे बच पाओगे? और वो काफी ज्यादा अटैक करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे से एक एनर्जी रिलीज हुई, उसे लगता है कि गोल्डन बीस्ट वहाँ पे है। वो फौरन ही वहाँ पे चेक करने जाता है लेकिन वहाँ पे उसे ब्लड क्लॉट पैलेस मिलता है और वो फौरन ही डीमन रेस को रिपोर्ट करता है कि मुझे ओरिजिनल यूनिवर्स में ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर मिला है। ये सुनकर वो तीनों रेस बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। इंसेक्ट क्लैन कहती है ये तो वही ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर है जिसने यूनिवर्स में तबाही मचाई थी, ये दोबारा से कैसे अपेयर हो गया? मैकेनिकल लीडर कहता है लुओफेंग और
ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर का एक साथ अपेयर होना ये काफी बड़ा कोइंसिडेंस है। ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई तो राज होगा। पर फिलहाल हमें सबसे पहले लुओ फेंग को किल करने में प्रायोरिटी देना होगा। डीमन लॉर्ड कहती है हाँ, पर ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर की वजह से काउंटलेस स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन मारे जा चुके हैं, और अगर आज हम उसे ऐसे ही जाने देंगे तो फिर तुम्हें पता है हमें फ्यूचर में हम सभी रेसेस को कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना होगा। फिलहाल हम सभी पावरफुल फोर्स को अलायंस फॉर्म करके ओरिजिनल यूनिवर्स जाना होगा। हम सबको मिलकर एक साथ इस न्यू थ्रेट और पुराने ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर को एक बार में ही खत्म कर देना चाहिए। इस पे इंसैक लीडर कहती है मैं डीमन एंसेस्टर की बात से सहमत हूँ। ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर भी काफी खतरनाक है, उसने ऑलरेडी काफी ज्यादा किलिंग्स किए हैं, उसे जरूर मारना होगा। हमें अपने हाफ पावर हाउस को डिवाइड करना होगा। कुछ लोग ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर पे फोकस करेंगे और बात रही लुओ फेंग की तो उसे बैंफ क्वीन डील कर लेगी। इस पे डीमन लॉर्ड भी एग्री होती है। वो अपने बंदे चैनुआ से कहती है तुम ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर पे ध्यान रखना और ये न्यूज पूरे यूनिवर्स में फैला दो। अब वो पूरे यूनिवर्स में अनाउंस करने लगता है सारे रेसेस ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर दोबारा से अपेयर हो गया है और इसमें हर एक स्क्वाड को अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर के साथ ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर का सामना करना होगा और कुछ लोग लुओ फेंग को ढूंढेंगे। ये सुनकर काफी सारे वॉरियर फाइट के लिए आगे निकल जाते हैं। इधर नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस उसे यकीन नहीं होता कि ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर जिसने पूरी तरह से नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस को बर्बाद कर दिया था, अब वो दोबारा से ओरिजिनल यूनिवर्स में अपेयर हुआ है। अब टाइम आ गया है बदला लेने का। इधर स्पेस बेस अलायंस के लीडर जैसे उसको ये बात पता चलती है कि ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर अपेयर हुआ है, वो भी उससे अपना बदला लेने के लिए फाइट के लिए आगे आ रहा था। वो कहता है तुम्हारे कारण स्पेस बेस अलायंस को काफी ज्यादा नुकसान हुई थी, आज मैं तुमसे पूरा बदला लेकर रहूंगा। इस और हम देखते हैं लुओ फेंग जहाँ बबाता उसे बताती है ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर के तो सच में काफी ज्यादा हेटर्स हैं। इवन कि ऐसा समझो पूरे यूनिवर्स में इसे हेट किया जाता है, सबसे इसकी काफी ज्यादा दुश्मनी है। अब जैसे ही वो दोबारा अपेयर हुआ वो आते ही यूनिवर्स के पावरफुल पर्सन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। अब सारे यूनिवर्स के पावर हाउसेज उससे अपना बदला लेने के लिए आ रहे हैं। अब लुओ फेंग इनडायरेक्टली कहता है सारे एक्टर्स आ चुके हैं, अब एक काफी बड़ा शो की शुरुआत होने वाली है। सीन शिफ्ट होती है ओरिजिनल यूनिवर्स एरिया नंबर 2933 जहाँ हम देखते हैं मैकेनिकल लीडर उस पूरे एरिया को सील करके लुओ फेंग से कहता है लुओ फेंग अब तुम मौत का मजा चखो जो तुमने 3 रेस से दुश्मनी ली है। अब वो अपने मैकेनिकल रेस के सारे वॉरियर को वहाँ पे भेज देता है। इधर लुओ फेंग कहता है यूनिवर्स मास्टर आ चुकी हैं। अब वो वहाँ से फ्लाई करते हुए आगे बढ़ रहा था और बताता है कि यूनिवर्स मास्टर के पास स्पेस टाइम को कंट्रोल करने की पावर होती है, इससे वो लोग मुझे फौरन ही ढूंढ लेंगे और अगर वो सब मुझे घेरना चाहते हैं तो फिर मैं इन्हें एक एक करके किल करूंगा। इधर कुछ वॉरियर लुओ फेंग को देख लेते हैं पर वो उनका पीछा नहीं करते हैं। वो कहता है ये तो लुओ फेंग है, इससे बचकर ही रहना, बस इस पे नजर रखो और इससे 50 मिलियन किलोमीटर की दूरी बनाए रखना। पर तभी उनके पीछे लुओ फेंग की क्लोन बॉडी अपेयर होती है और यहाँ पे लुओ फेंग काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वो उनसे कहता है तुम लोग मुझे दूर से ही नजर रखना चाहते हो है ना। उन्हें बिलीव नहीं होता कि अभी तो लुओ फेंग आगे गया था, फिर वो यहाँ पे कैसे अपेयर हो गया। इतने में लुओ फेंग बस एक ही स्ट्राइक में उन दोनों बंदे को किल कर देता है। अब वो एक एक करके उस एरिया के सारे वॉरियर्स को बस एक ही स्ट्राइक में किल करता जा रहा था। लुओ फेंग बताता है इस यूनिवर्स में टेलीपोर्टेशन करना अलाउ भी नहीं है, पर स्टिल वो टेलीपोर्ट कर पा रहा है। दूसरे बंदे लुओ फेंग को इतना टेरिफाइंग किलिंग करते हुए देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो कहते हैं ये तो एक हाई लेवल यूनिवर्स वेंडेबल को बस एक ही स्लैश अटैक में किल कर पा रहा है। क्या ये सच में यूनिवर्स मास्टर लेवल का ब्रेक थ्रू तो नहीं कर लिया? और अगर ये सच भी हुआ तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरे 1000 स्ट्रॉन्गेस्ट वन अटैक को झेल पाएगा। अब डीमन क्लैन, मैकेनिकल क्लैन और इंसैक क्लैन के बंदे सारे ही एक साथ लुओ फेंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी लुओ फेंग सबसे पहले एक ही स्ट्राइक में इंसैक क्लैन के कुछ वॉरियर को किल कर देता है। तभी वहाँ पे एक पावरफुल सा बंदा आता है। लुओ फेंग नोटिस करता है कि उसके आते ही यहाँ का स्पेस टाइम ब्लॉक काफी ज्यादा वीक हो गया। वो बंदा कहता है मैंने यकीन नहीं किया था कि क्यूरियोसिटी लॉर्ड के डिसाइपल इतने मैसिव लेवल का बैटल खड़ा कर देगा और वो उस एरिया के स्पेस टाइम ब्लॉक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब जाकर वो बंदा वहाँ पे अपेयर होता है और बताता है मुझे क्यूरियोसिटी लॉर्ड ने तुम्हारी मदद के लिए यहाँ भेजा है, पर मैं केवल तुम्हारे एनिमी जो स्पेस टाइम ब्लॉक यूज करते हैं मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, बाकी तुम्हें यहाँ पे बैटल करके सरवाइव करना ये तुम पे डिपेंड करता है। इस पे लुओ फेंग उससे कहता है थैंक यू सीनियर। इधर इंसैक क्लैन बताती है कि स्पेस टाइम को कोई कंट्रोल कर रहा है, इससे हमें लुओ फेंग का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पा रहा, जरूर उसकी मदद होंग अलायंस का मेंबर कर रहा है। मैकेनिकल लीडर कहता है कोई बात नहीं, लुओ फेंग की लास्ट लोकेशन के मूवमेंट को देखकर हमें लुओ फेंग का पोजीशन पता चल सकता है और हम उस एरिया के 50 मिलियन किलोमीटर की रेडियस में स्पेस लॉक टेक्निक को यूज करेंगे और फिर हम 3 क्लैन अपने पावरफुल फोर्सेस को
को ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर के पास भेजेंगे। अभी 9000 यूनिवर्स वेनेरेबल लुओ फेंग से फाइट कर रहे हैं और अगर एक बार हमने स्पेस टाइम को ब्लॉक कर दिया तो फिर लुओ फेंग हमसे बचकर भाग नहीं पाएगा। जबकि इस और हम देखते हैं लुओ फेंग उस बंदे से फाइट कर रहा होता है और वह बंदा भी काउंटर में स्वॉर्ड अटैक करता है, पर लुओ फेंग फौरन ही अपने क्लोन बॉडी से उसके पीछे आकर बस एक ही स्ट्राइक में उसे किल कर देता है। डीमन लॉर्ड बताती है हम सब तो लुओ फेंग के अटैक से वाकिफ है, पर दिक्कत की बात है कि उन्हें प्रिमोडियल स्टार एरिया 82929 में ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर का लोकेशन पता नहीं चल पा रहा था। इधर प्रिमोडियल स्टार के दूसरे एरिया में नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस का लॉर्ड अपीयर होता है और वह उस पूरे एरिया को स्पेस टाइम से लॉक कर देता है। इस और हम देखते हैं गोल्डन हॉर्न बेस आगे बढ़ रहा था, पर कुछ इंसैक क्लैन के वॉरियर उसे देख लेते हैं और उनका पीछा करना शुरू करते हैं। ऐसा करके सारे ही रेसेस के वॉरियर लुओ फेंग को ढूंढ रहे होते हैं, पर लुओ फेंग उनको चकमा दे रहा था। इधर हम देखते हैं चैनुआ के पास वो पैलेस फौरन ही कहीं और जाने लगता है तो वो उसका पीछा करता है, जबकि इस और लुओ फेंग एक एक करके उन सभी यूनिवर्स वेनेबल वाले बंदे को बस एक ही स्ट्राइक में किल कर रहा होता है और कहता है तुम सब मुझे ट्रैप करना चाहते हो, अब मैं दिखाऊंगा अपने रियल पावर। और अब लुओ फेंग लिटरली पागलों की तरह उन सभी वॉरियर को किल कर रहा होता है और कहता है मेरा गोल्डन हॉर्न बेस काफी ज्यादा भूखा है, मेरा गोल्डन बेस तुम सभी को खाना चाहता है। अब लुओ फेंग बिल्कुल ही रथलेस और मैडमैन की तरह उन सभी को किल कर रहा था। वो कहता है अब मैं मैडमैन बन चुका हूँ, अब मुझसे कोई भी नहीं बच पाएगा। वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि उनको किल करके जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है तुम लोग मुझे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तभी वहाँ पे फ्लोटिंग माउंटेन सी अपीयर होता है। वो बंदा जिसे क्यूरियोसिटी लॉर्ड ने लुओ फेंग की हेल्प के लिए भेजा था, वो बताता है कि ये मास्टर टोंगलिंग है जिसे डीमन रेस ने हायर किया है और ये फ्लोटिंग सी इसकी एक स्पेशल लाइफ फॉर्म है, इवन कि ये यूनिवर्स के बर्थ के टाइम से ही एग्जिस्ट करता है। अब वो बंदा लुओ फेंग से कहता है लुओ फेंग मैं केवल टॉप टियर के डोमेन टाइप के सुप्रीम ट्रेजर और उनके अटैक को तुम्हारे लिए ब्लॉक कर दूंगा, बाकी तुम इसे कैसे हैंडल करोगे ये तुम पे डिपेंड करता है। अब वो फ्लोटिंग सी पूरे एरिया को कवर कर लेता है और फ्लोटिंग सी मास्टर कहता है ह्यूमन लुओ फेंग आज तुम नहीं बचोगे। लुओ फेंग अपने सीवो विंग से फ्लाई करते हुए उसके अटैक से बच रहा होता है, पर जैसे लुओ फेंग उस सी के अंदर से निकलता है उसका बॉडी थोड़ा घायल हो जाता है। वो बताता है इसके सी के अंदर काफी सारे न्यूट्रॉन स्टार मौजूद है, पर उसके अटैक के बावजूद लुओ फेंग को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और लुओ फेंग सेफली बाहर आकर फ्लोटिंग सी मास्टर को उंगली दिखाता है, जिससे फ्लोटिंग सी और भी ज्यादा ट्रिगर हो जाता है और कहता है अगर मैंने अपने फुल पावर को यूज किया तो मेरा फ्लोटिंग माउंटेन सी तुम्हें आसानी से किल कर देगा। इस पे लुओ फेंग कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास जो एबिलिटी है वो मुझे पसंद आई। अब लगातार फ्लोटिंग सी माउंटेन मास्टर उस पे अपने सी वेव से अटैक कर रहा होता है, तभी लुओ फेंग काउंटर में उस पे काफी सारे स्लाइसिंग अटैक करता है। लुओ फेंग के अटैक को देखकर वो बंदा भी शॉक था कि उसके फ्लोटिंग सी मास्टर के अटैक से इवन के यूनिवर्स लॉर्ड लेवल का बंदा भी उसके सामने टिक नहीं पाता है, पर लुओ फेंग को तो उसके फ्लोटिंग सी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। सबको लग रहा था कि सच में लुओ फेंग यूनिवर्स मास्टर का ब्रेक थ्रू कर लिया है, पर डीमन लॉर्ड कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद वो हेवनली लेवल के सुप्रीम ट्रेजर को यूज कर रहा है। इंसैक क्लैन कहती है उसे देखकर लग रहा है कि वो कभी भी सेल्फ डिस्ट्रैक्ट नहीं करने वाला, अब बस मुझे क्वीन बैम्प का इंतजार है, जब वो लुओ फेंग से फाइट करेगी फिर हम इस ह्यूमन क्लैन के पावरफुल बंदे को मार देंगे। तभी उस माउंटेन को कट करते हुए वहाँ पे क्वीन बैम्प अपीयर होती है और कहती है तो तुम ही लुओ फेंग हो ना, जिसे किसी भी कीमत पे यूनिवर्स के 3 पावरफुल रेस तुम्हें मारना चाहती है। तुमने काफी कम टाइम में 800 यूनिवर्स वेनरेबल को मार दिया, तुम्हारे अटैकिंग मेथड्स तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। इस पर लुओ फेंग उसे जवाब देता है, इस पे लुओ फेंग कहता है जो मुझे प्रोवोक करने आए थे मैंने उसे किल कर दिया। क्वीन बैम्प कहती है तुम तो काफी इंटरेस्टिंग हो। लुओ फेंग पूछता है तुम भी तो इंसैक क्लैन से हो तो तुम अपने लोगों की बात क्यों नहीं कर रही हो। वो कहती है मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई इसलिए मैं तुम्हें सीक्रेटली बताऊंगी। असल में इंसैक क्वीन मेरे से काफी ज्यादा जेलस है, जब से उसने मेरे यूनिवर्स मास्टर पोटेंशियल को देखा है वो मेरे से हर तरह से जेलस हो रही है, इसलिए मैंने सीक्रेटली इंसैक क्लैन रेस को छोड़कर नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस को ज्वाइन कर लिया और आज मैं तुम्हें और तुम्हारे अर्थ के सिविलियन को हमारे अलायंस ज्वाइन करने का प्रपोजल दे रही हूँ। मुझे पता है अर्थ को ह्यूमन रेस ऑक्यूपाई करके अर्थ के सिविलियंस को बुली कर रहे हैं, पर मेरा नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं ताकि तुम अर्थ का पूरा कंट्रोल पा सको। इतना कहना ही था कि पीछे से फ्लोटिंग माउंटेन सी लुओ फेंग को सील कर देता है। इस और हम देखते हैं डीमन रेस का चयन हुआ, वो ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर का पीछा कर रहा था। वो बताता है ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर आज सारे रेस मिलकर तुम्हारा शिकार करना चाहते हैं और तुम्हारे पास भागने का कोई चांस नहीं है। इस पे ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर उससे कहता है बेवकूफ मैं तब से तुम्हें चांस दे रहा हूँ, तुम इसे वेस्ट मत करो, जिससे उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है तो फिर ठीक है मरने के लिए तैयार हो जा।
जाओ। ये सुनकर पैलेस मास्टर जोर से हंसता है और कहता है क्या ही जोक है, बस तुम अकेले ही मुझे मारने का सपना देख रहे हो। अब वो दोनों ही क्लोज रेंज में आकर अपने वेपन से फाइट करने लगते हैं। पैलेस मास्टर अपने वेपन से उसे काफी बुरी तरह घायल कर देता है और दोनों के कोलिजन से काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इस और हम देखती हैं फ्लोटिंग माउंटेन सी और क्वीन बैंफ दोनों मिलकर लुओ फेंग को ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी। तभी हम देखते हैं लुओ फेंग काफी गुस्से में एक स्ट्राइक करता है और फ्लोटिंग माउंटेन सी से बाहर आ जाता है। ये देख के तीनों क्लैन के लीडर्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि बैंफ क्वीन का सोल अटैक भी फेल हो गया। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि इंसेक्ट क्लैन पहले से ही बैंफ क्वीन को ये प्लान बताई थी, क्योंकि उसे लगता था कि बैंफ क्वीन ही सिर्फ लुओ फेंग को किल कर सकती है। वो बताती है कि हम 3 रेस में तुम सबसे टॉप इल्यूजनिस्ट हो, तो हमारा फर्स्ट प्लान होगा लुओ फेंग पे सोल अटैक करके उसे कंट्रोल करना, और अगर तुम ये करने में फेल हो गई तो फिर हम दूसरे प्लान पे काम करेंगे। और दूसरा प्लान होगा उसके सोल को डिस्ट्रॉय कर देना ताकि उसके सारे क्लोन बॉडीज डिस्ट्रॉय हो जाए, और अगर टाइम रिवर्स टेक्निक को यूज करके भी उसे रिवाइव किया गया तब दोबारा से उसे स्पेशल ट्रेजर और एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा, और अगर ये भी फेल हो गया तब हमारा थर्ड प्लान स्टार्ट होगा। अब इंसेक्ट क्लैन बैंफ क्वीन से कहती है अपने सेकेंड प्लान स्टार्ट करो। इधर लुओ फेंग बताता है बैंफ क्वीन बड़ी ही चालाकी से उसे इमोशनल करते हुए अपने इल्यूजन में फंसा ली, क्या ही बेस्ट टेक्निक है। अब वो फ्लाई करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तभी बैंफ क्वीन कहती है लॉर्ड टोंगलिंग माउंटेन सी मास्टर, मुझे इसके सोल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करो। अब वो दोबारा से अपने सी वेव से उस पर हमला करने लगता है, पर लुओ फेंग उससे बचते हुए एक ही स्ट्राइक में उन चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। इधर बैंफ क्वीन अपने काफी सारे इंसेक्ट आर्मी को लुओ फेंग पे अटैक करने के लिए भेज देती है। वो सारे इंसेक्ट क्लैन के वॉरियर ज्वाइन होकर एक जाइंट सा वॉरियर क्रिएट करते हैं और आगे से आकर लुओ फेंग पे एक जोरदार सा पंच मारने वाले थे कि तभी लुओ फेंग इतना पावरफुल सा अटैक करता है कि इससे पूरा सी माउंटेन ही हिल जाता है, और लुओ फेंग का वो स्ट्राइक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उसके हाथ को काट दिया था। ये देखकर बैंफ क्वीन काफी ज्यादा शॉक होती है और कहती है ये तो यूनिवर्स मास्टर अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक है। फिर वो सारे इंसेक्ट क्लैन के आर्मी लुओ फेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और दोबारा से उस पर बैंफ क्वीन सोल अटैक करने लगती है, जिससे अब लुओ फेंग को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। बैंफ क्वीन के सोल अटैक उसकी कोर एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। तभी लुओ फेंग अपने सोल गार्ड टेक्निक को यूज करता है और वो अपने सीलिंग स्टार मैप से उसके इल्यूजन को ब्रेक कर देता है और उसका सोल डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है। वो बैंफ क्वीन के सोल को अपने पूरे बॉडी से बाहर निकाल फेंकता है और इसके बाद उसका इल्यूजन अटैक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब लुओ फेंग कहता है तुम इस बार भी फेल हो गई, तो तुम मेरे सोल को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। यह अटैक पहले वाले अटैक से काफी ज्यादा पावरफुल था। इस और हम देखते हैं ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर और चेनुआ के बीच कंटिन्यूअस फाइट हो रही होती है। इस बार भी पैलेस मास्टर अपने वेपन से उसके डिवाइन बॉडी को काफी बुरी तरह घायल कर देता है। अब पैलेस मास्टर और उसके बीच काफी फास्ट क्लोज फाइट होने लगती है और अब पैलेस मास्टर स्टार टावर को यूज करते हुए उस पर बहुत ही पावरफुल सा अटैक करता है। स्टार टावर अटैक से वहाँ काफी पावरफुल सा एक्सप्लोजन होता है। वो बंदा बताता है कि इसके अटैक से मेरा 32% डिवाइन बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया। पैलेस मास्टर कहता है स्टार टावर तो सच में एक सुप्रीम ट्रेजर है, इसका पावर बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। फिर ब्लड क्लॉट पैलेस के सामने हम गोल्डन बीस्ट को देखते हैं और देखते ही देखते ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर ट्रांसफॉर्म होकर ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर सिटिंग माउंटेन गेस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये देखकर गोल्डन बीस्ट को यकीन नहीं होता। वो कहता है तो इसका मतलब ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर आप ही हो। सिटिंग माउंटेन गेस बताते हैं ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर जो कि एक बार पूरे यूनिवर्स में रूल किया था, वो असल में मेरा ही बनाया हुआ क्लोन है। इस पे लुओ फेंग उससे पूछता है टीचर आपने ऐसा क्लोन क्यों बनाया और इसकी पूरी अलग ही आइडेंटिटी है। मास्टर बताते हैं मैंने ये क्लोन तुम्हारे लिए बनाया था क्योंकि इस यूनिवर्स में यूनिवर्स मास्टर बनना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जैसे किसी को पता चलता है कि कोई बंदा यूनिवर्स मास्टर में ब्रेक थ्रू करने वाला है पहले ही सारे एलियन रेस उसके पीछे पड़ जाते हैं। मास्टर बताते हैं यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का रास्ता काफी ज्यादा मुश्किल है और हर स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को ब्लड और फायर से गुजरना पड़ता है। ऊपर से तुम्हारे ऊपर ह्यूमन रेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए तुम फ्रीली बैटल नहीं कर सकते। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर वाली आइडेंटिटी बनाई है। फिर वो उसे ब्लड क्लॉट पर्ल देते हैं जो कि उसके सोल की ऑरा को चेंज कर सकती है, साथ ही ब्लड क्लॉट पैलेस क्लोन की आर्मर भी। अब जैसे लुओ फेंग ब्लड क्लॉट पैलेस पर्ल को एब्जॉर्ब करेगा मास्टर की क्लोन बॉडी अब लुओ फेंग की हो जाएगी। इस पे लुओ फेंग मास्टर से कहता है मास्टर क्या ये क्लोन बॉडी मेरे लिए खतरनाक नहीं है, क्योंकि ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर के इस यूनिवर्स के ऑलमोस्ट सारे ही लोग इनेमी हैं, ऑलमोस्ट सारे ही लोग उसे किल करना चाहते हैं। मास्टर कहते हैं हाँ तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। लुओ फेंग कहता है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। अब लुओ फेंग उस पर्ल को एब्जॉर्ब करता है जिससे वो ट्रांसफॉर्म होकर ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बताता है कि उसके स्टार टावर वाली बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल है और अब ये मेरा मेन वेपन बन चुका है। ये पर्ल और सील स्टार मेरे ह्यूमन सोल को प्रोटेक्ट
करेगी। अब प्रेजेंट में हमें पता चलता है कि जो ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर उनसे फाइट कर रहा है वो असल में लुओ फेंग ही है। वो बताता है अब ये ब्लड क्लॉट पहले जैसा नहीं है। अब लुओ फेंग बहुत ही फास्ट चेनुआ से क्लोज रेंज में फाइट करने लगता है और बताता है कि ये न्यू टेस्ट उसके लिए काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर इस बार काफी सारे एनिमीज को अट्रैक्ट किया है, पर मैंने इन सभी एनिमीज को डिस्ट्रैक्ट किया ताकि मेरे रियल बॉडी को मूव करने का स्पेस मिले। अब लुओ फेंग अपने स्पीयर से चेनुआ पे काफी बार स्ट्राइक करता है और लिटरली चेनुआ की डिवाइन बॉडी काफी सारे टुकड़ों में बढ़ जाती है। चेनुआ बताता है इस अटैक के बाद उसका डिवाइन बॉडी केवल 29% ही बचा है। वो दोबारा से रीजनरेट होता है और लुओ फेंग पे फ्लेम अटैक करता है और वह अभी भी हार नहीं मान रहा था। वो लगातार वहाँ पे काफी ज्यादा फायर एक्सप्लोजन करता है। उस एक्सप्लोजन से ट्रेजर रिंग बाहर आता है और हमें पता चलता है लुओ फेंग यानी ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर चेनुआ को पूरी तरह से किल कर दिया। अब लुओ फेंग बताता है चेनुआ डीमन क्लैन में स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी था जिसे मैंने किल कर दिया। अब इस न्यूज के बाद ढेर सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन मुझे टारगेट करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा देर रुक नहीं सकता। अब लुओ फेंग फौरन ही पोर्टल से बाहर आ जाता है और अब यहाँ पे उसकी मुलाकात नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस से होती है। अलायंस मास्टर ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर से कहता है जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब तुमने काफी ज्यादा तबाही मचाया था। इस पे ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर कहता है क्या ही बात है, नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस के लीडर खुद मुझसे मिलने आया है, मुझे काफी अच्छा लगा। इस पे वो बंदा कहता है पिछली बार तुमने मेरे लोगों को मारा था और उस टाइम मैं तुम्हें मार नहीं पाया, पर आज बदला लेने का टाइम आ गया है। इस पे लुओ फेंग कहता है ये डिपेंड करता है अगर तुम मुझे किल कर पाओगे। अब लुओ फेंग उससे फाइट करने के लिए अपने एनर्जी को रिलीज करता है। इस और वो बंदा भी अपने टेक्निक को एक्टिवेट करता है और बताता है मेरा डार्क नाइट ट्रेजर टॉप पीक ट्रेजर में से एक है, आज तुम नहीं बचोगे। अब वो अपने डार्क नाइट ट्रेजर से लुओ फेंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बस उसके एक ही स्ट्राइक में कॉस्मिक बॉडीज इवन की गैलेक्सी भी फट जा रहा था। इस और लुओ फेंग बताता है अगर बात करें पावर्स की तो इसमें नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस मास्टर ये बिल्कुल ही क्योसिटी लॉर्ड जितना पावरफुल है और अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे और यूनिवर्स पीक मास्टर में कितना ज्यादा गैप है। अब लुओ फेंग भी उस पर अटैक करने के लिए अपने ब्लड लाइट टेक्निक को यूज करते हुए आगे बढ़ता है। जैसे दोनों की स्ट्राइक कोलाइड होती है वहाँ पे बहुत ही पावरफुल सा एक्सप्लोजन होता है और ये एक्सप्लोजन काफी दूर तक एक्सपैंड करता है। इस और हम देखते हैं लुओ फेंग की ओरिजिनल बॉडी अब भी फ्लोटिंग माउंटेन से फाइट कर रहा होता है, साथ ही इंसेक्ट लैंड के वॉरियर लगातार उस पे हमला कर रहे होते हैं, पर लुओ फेंग एक एक करके उन सभी को किल करता जाता है। बैन क्वीन बताती है सोल कंट्रोल और सोल किल प्लान ये दोनों ही प्लान फेल हो गया, तो इंसेक्ट क्वीन कहती है तो अब अपना थर्ड प्लान शुरू करो, इसे फिजिकली किल करो। अब बैन क्वीन और भी सारे इंसेक्ट लैंड के वॉरियर को लुओ फेंग पे अटैक करने के लिए आगे भेजती है, साथ ही इधर फ्लोटिंग मास्टर उसे कवर करते हुए लगातार उस पर स्ट्राइक कर रहा था। लुओ फेंग फास्ट मूव करते हुए उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है और वो जायंट बीस्ट लुओ फेंग पे पंच अटैक करने वाला था। लुओ फेंग बताता है बैन क्वीन इस फ्लोटिंग माउंटेन के साथ मिलकर काफी पावरफुल अटैक कर पा रही है, इनके जीतने का चांसेस काफी ज्यादा हाई है, मुझे इनके अटैक को ब्लॉक करना होगा और सही चांस का वेट करना होगा। अब फ्लोटिंग माउंटेन बेस लुओ फेंग को अपने पंच अटैक से कवर कर लेता है। इधर इंसेक्ट क्वीन, डीमन क्वीन और मैकेनिकल मास्टर तीनों लुओ फेंग को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि फ्लोटिंग माउंटेन का नेट लुओ फेंग को ट्रैप कर रहा है और दूसरी ओर ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर को नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस हैंडल कर रहा है। हमारा पुराना दुश्मन और एक नया दुश्मन यानी लुओ फेंग आज दोनों ही एक साथ मारे जाएंगे। इस और हम देखते हैं नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस और ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर अब भी फाइट कर रहे होते हैं। नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस मास्टर दोबारा से अपने डार्क नाइट अटैक से क्लाउड मास्टर पे अटैक करता है। काउंटर में पैलेस मास्टर अपने स्पीयर से उस पर हमला करता है, पर उसकी डार्क नाइट अटैक पैलेस मास्टर को ट्रैप कर लेती है। फिर नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस मास्टर उससे बताता है कि ये उसकी सीक्रेट डार्क नाइट मूव थी। इधर ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर रियलाइज करता है कि उसे तो एक स्मॉल से यूनिवर्स में ट्रैप किया गया है। अब अलायंस मास्टर अपने स्पीयर से पैलेस मास्टर पे हमला करता है, वो उसे किल करने ही वाला था कि तभी ब्लड क्लॉट पैलेस मास्टर अपने स्टार टावर को एक्टिवेट करता है। अपने स्टार टावर के पावर को कंबाइन करते हुए वो उसके स्मॉल से यूनिवर्स को आसानी से ब्रेक कर देता है। उसका स्ट्राइक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे अलायंस मास्टर भी पीछे हट जाता है। उसे बिलीव नहीं होता कि वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया, इवन कि वो उसके स्मॉल यूनिवर्स को भी ब्रेक कर दिया। अब वो पैलेस मास्टर पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो अब तुम मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को रोक कर दिखाओ। अब वो ब्लैक एंड व्हाइट दोनों टेक्निक को मर्ज करते हुए अपने स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को फॉर्म करता है और इस टेक्निक का नाम है रिवर इन डार्क नाइट। जैसे वो इस टेक्निक को यूज करता है उसकी ये टेक्निक बिल्कुल ही किसी रिवर की जैसा लुओ फेंग की ओर फैल जाती है। जैसे ये पूरे यूनिवर्स में फैलती है ये हर चीजों को डिस्ट्रॉय कर रही थी, पर ब्लड क्लॉड पैलेस मास्टर वहाँ से पीछे नहीं हटता है बल्कि वो तो अपने वेपन के साथ उसे काउंटर करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये रिवर असल में काफी ज्यादा जाइंट है। इस और बैन क्वीन, फ्लोटिंग माउंटेन के दोनों क्लोन बॉडी और सारे इंसेक्ट वॉरियर लुओ फेंग पे अटैक कर रहे होते हैं, पर लुओ फेंग एक एक करके उन सारे इंसेक्ट क्लैन के वॉरियर को किल कर रहा था और गुस्से में कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। तभी फ्लोटिंग माउंटेन का दूसरा क्लोन बॉडी यानी वो बीस्ट लुओ फेंग पे काफी ज्यादा प्रेस से रिलीज करते हुए बैन क्वीन से हेल्प मांगता है और बैन क्वीन एक ही अटैक में लुओ फेंग को अपने सील में ट्रैप कर लेती है। अब फ्लोटिंग सी माउंटेन अपने सी वेब से लुओ फेंग को एक जगह पे पकड़ लिया था। अब वो सभी मिलकर लुओ फेंग को वहीं पे किल करना चाहते थे और लुओ फेंग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। इस और ब्लड क्लॉड पैलेस मास्टर भी स्ट्रगल कर रहा था, वो उसके रिवर अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। तभी इस यूनिवर्स में और भी सारे क्लैन के वॉरियर यहाँ पे अपेयर होते हैं क्योंकि उनको पता चल चुका था कि यहाँ पे ब्लड क्लॉड पैलेस मास्टर है। अब वो सारे वॉरियर वहाँ पे आते ही सब काफी ज्यादा खुश होते हैं कि आज फाइनली ब्लड क्लॉड पैलेस मास्टर को किल करने का चांस मिल गया, हमें इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता। अब वो सारे वॉरियर एक साथ मिलकर ब्लड क्लॉड पैलेस मास्टर पे हमला करते हैं। इधर लुओ फेंग भी फंस चुका था और उधर ब्लड क्लॉड पैलेस मास्टर भी। तभी इधर लुओ फेंग रियलाइज करता है और उसके सामने 1000 रिवर ट्रेजर अपेयर होती है। उस रिवर के अपेयर होते ही वो सारे वॉरियर काफी बुरी तरह मारे जाते हैं। बैन क्वेब घबराते हुए कहती है ये तो 1000 ट्रेजर रिवर है। वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सील बना लेती है। बाकी सारे इंसेक्ट क्लैन के वॉरियर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड की दूसरी बॉडी वहाँ पे अपेयर होती है और मास्टर कहते हैं तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है, तुम दो यूनिवर्स मास्टर मिलकर मेरे स्टूडेंट को बुली कर रहे हो। लुओ फेंग अपने मास्टर को आता देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। फ्लोटिंग माउंटेन कहता है क्यूरियोसिटी लॉर्ड अगर तुम भी आज इसका साथ दोगे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, आज हम लुओ फेंग को किल करके ही रहेंगे। अब क्यूरियोसिटी लॉर्ड की 1000 रिवर ऑलमोस्ट पूरे प्लेनेट को ही कवर कर लिया था, जबकि काउंटर में फ्लोटिंग सी माउंटेन उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। बैन क्वीन कहती है अगर क्यूरियोसिटी मास्टर लुओ फेंग को सपोर्ट करेंगे तो फिर इस वार में फेयर नहीं होगी, मुझे किसी भी तरह से इस खतरे को रिमूव करना होगा। अब क्यूरियोसिटी लॉर्ड लुओ फेंग से मन ही मन कहते हैं लुओ फेंग तुम केयरफुल रहना। अब बैन क्वीन भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन ट्रेजर को यूज करने वाली थी। वो बताती है कि ये टॉप डोमेन ट्रेजर में से एक है और वो अपना डोमेन अटैक ड्रीम वर्ल्ड को एक्टिवेट करती है, जिससे सारे ही लोग इवन की लुओ फेंग सब उसके ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं। बैन क्वीन कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे, अब सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि अब सारे ही लोग उसके ड्रीम वर्ल्ड के अंदर थे और अब वो अपने वर्ल्ड को कंप्रेस कर रही थी। लुओ फेंग काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तभी लुओ फेंग स्माइल करता है और कहता है तुम्हारा ये ड्रीम वर्ल्ड तो मेरे लिए और भी अच्छा है क्योंकि ये मेरे डेडली अटैक को फॉर्म करने के लिए और भी सही है। अब लुओ फेंग अपना डेडली मूव एक्टिवेट करता है जिसे फ्लोटिंग सी माउंटेन और बैन क्वीन देखकर कहती है अब ये कैसी मूव है। लुओ फेंग दोनों ब्लैक होल को मर्ज करते हुए इस टेक्निक को फॉर्म करता है। बैन क्वीन और सारे वॉरियर घबरा रहे होते हैं। इस और हम देखते हैं बाकी सारे वॉरियर अब भी ब्लड क्लॉड पैलेस मास्टर पे हमला कर रहे थे। ब्लड क्लॉड पैलेस मास्टर बताता है इसका ये मूव बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मेरे पास भी स्टार टावर जैसे सुप्रीम ट्रेजर है जो कि इसके अटैक को ब्रेक करने के लिए इनफ है। अब जैसे वो अपना सुप्रीम ट्रेजर स्टार टावर को एक्टिवेट करता है तो वो उसके डार्क नाइट रिवर को आसानी से सरपास कर देता है। अब जैसे स्टार टावर के कांटेक्ट में बाकी सभी वॉरियर आते हैं, वो सारे वॉरियर स्टार टावर यूनिवर्स के अंदर चले जाते हैं। फिर लुओ फेंग अपने स्पेयर से उन सभी वॉरियर को किल कर देता है। इधर फ्रंटियर अलायंस का मास्टर शॉक था कि ब्लड क्लॉड पैलेस मास्टर उसके स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को भी आसानी से सरपास कर लिया। दूसरी ओर लुओ फेंग अपने डेडली मूव को एक्टिवेट कर चुका था और उसके आसपास बिल्कुल ही अंधेरा था। ये देख के बाकी सारे वॉरियर कहते हैं यहाँ पे इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है। इस पे लुओ फेंग कहता है ये फीलिंग काफी ज्यादा ग्रेट है। उसका आंख पूरा लाल हो चुका था। यहाँ पे लुओ फेंग काफी ज्यादा रेथलेस फील करता है और अचानक ही वो सारे ही वॉरियर लुओ फेंग के यूनिवर्स में चले जाते हैं। उसके दोनों ब्लैक होल मर्ज होकर उन सारे वॉरियर को अपनी ओर स्वैलो कर लेता है और ब्लैक होल के अंदर जाते ही वो सारे ही वॉरियर मारे जाते हैं। ये देख के आइस मास्टर क्यूरियोसिटी मास्टर से पूछता है अंदर क्या चल रहा है। क्यूरियोसिटी मास्टर भी शॉक थे, पर फ्लोटिंग सी मास्टर तो काफी
काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है बैन क्वीन गुड जॉब, तुमने काफी बढ़िया किया। और वो जोर जोर से हंसने लगता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड था। क्यूरियोसिटी बताते हैं ये यूनिवर्स मास्टर स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट टेक्निक है। फ्लोटिंग सी मास्टर हंसते हुए कहता है बैन क्वीन तुमने ये स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट टेक्निक को फॉर्म किया, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। इधर बैन क्वीन भी शॉक थी। वो कहती है नहीं, असल में लुओ फेंग ने इसे क्रिएट किया है। तभी लुओ फेंग पीछे मुड़ता है। अब बैन क्वीन काफी ज्यादा घबरा रही होती है। वो कहती है नहीं लुओ फेंग तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुन के फ्लोटिंग मास्टर काफी ज्यादा शॉक होता है। इधर लुओ फेंग बताता है ये मेरी आई एम द यूनिवर्स टेक्निक है। बैन क्वीन फौरन ही उन सभी वॉरियर से हेल्प मांगती है और कहती है मुझे इस टेक्निक को ब्रेक करने में मदद करो। अब सारे वॉरियर मिलकर लुओ फेंग पे हमला कर रहे थे ताकि वो सब उसकी आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को ब्रेक कर सके और सबकी जान बच सके। लुओ फेंग उन सारे अटैक को आसानी से डॉज कर रहा था। बैन क्वीन कहती है लुओ फेंग पागल मत बनो, यहाँ पे 6000 से भी ज्यादा यूनिवर्स वनरेबल्स हैं। इनको फ्यूचर में रिवाइव करने का कोर्स काफी ज्यादा होगा। अगर तुम हम सभी को किल करोगे तो सारे ही रेसेस तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और तुम्हें किसी भी हाल में किल करेंगे। पर लुओ फेंग किसी की भी नहीं सुनता है। वो तो बिल्कुल ही रेथलेस होकर मैडमैन की तरह हंस रहा था और कहता है ये सारे ही वॉरियर, मैकेनिकल रेस के वॉरियर, इंसेक्ट क्लैन के वॉरियर और डीमन क्लैन के वॉरियर, ये तीनों रेस मिलकर कई बार मुझे किल करने की कोशिश की। तुम सब ने मेरे सोल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया और अब तुम सब जब बात खुद पे आई तो तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो। आज तुम सब मारे जाओगे। और लुओ फेंग आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही आई एम द यूनिवर्स टेक्निक पूरी तरह से एक्टिवेट होती है उसके अंदर सारे वॉरियर्स मारे जाते हैं। बैन क्वीन कहती है लुओ फेंग ये अब काफी ज्यादा हो रहा है। और लुओ फेंग एक बार में 6000 से भी ज्यादा यूनिवर्स वनरेबल को किल कर दिया था और वो उन सारे वॉरियर के ट्रेजर को भी ले लेता है। फिर लुओ फेंग पीछे मुड़ता है और कहता है तुम सब ने भी मुझे किल करने की कोशिश की और अब मेरे पास एक ही स्लैश है जो कि तुम सबको भी किल कर सकता है। बैन क्वीन कहती है तो तुम मुझे मारना चाहते हो और वो लुओ फेंग से बचने के लिए अपने डोमेन ट्रेजर को एक्टिवेट करती है। पर लुओ फेंग कहता है मेरे पास ऐसा ब्लेड है जो कि एक ही स्लैश में पूरे यूनिवर्स को कट कर सकता है और वो बैन क्वीन पे स्लैश अटैक करता है। बैन क्वीन काफी ज्यादा उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है पर एट द एंड उसका डोमेन ट्रेजर भी लुओ फेंग के सामने टिक नहीं पाता है और उस एक्सप्लोजन से बैन क्वीन काफी दूर जाकर गिरती है। पूरे यूनिवर्स में बस ट्रेजर की बारिश हो रही थी क्योंकि लुओ फेंग ने एक बार में 6000 से भी ज्यादा यूनिवर्स वनरेबल को किल किया था। बैन क्वीन लुओ फेंग के सामने काफी बुरी तरह हारता हुआ देखकर उसे खुद पे यकीन नहीं होता और वह दोबारा से ढेर सारे स्पाइक से लुओ फेंग पे हमला करती है। लुओ फेंग बहुत ही फास्ट मूव करते हुए उसे काउंटर करता है। वो इतना ज्यादा फास्ट मूव कर रहा था कि वो उसके हर एक स्पाइक से बच रहा था और लुओ फेंग अब काफी ज्यादा खुश था कि वो उन सारे वॉरियर को किल कर दिया। कहता है अब मुझे फाइट करने की जरूरत नहीं है। वो एक ही स्ट्राइक में उसके सारे स्पाइक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। बैन क्वीन कहती है लुओ फेंग इतना ज्यादा भी प्राउड मत करो, तुम्हारा ये बदला हम 3 रेस मिलकर जरूर लेंगे। फिर लुओ फेंग क्यूरियोसिटी मास्टर के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर डीमन क्वीन बताती है लुओ फेंग ने हम 3 रेसेस का काफी ज्यादा लॉस किया है। वो उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी। इंसेक्ट क्लैन कहती है हम उसे ऐसे नहीं जाने देंगे। इवन की बैन क्वीन भी उससे जीत नहीं पाई। अब मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा उसे पकड़ पाएगा पर हम जरूर इसका बदला लेंगे। अब हमें ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर को किल करने पे फोकस करना चाहिए। इस पे मैकेनिकल लीडर कहता है पहले मुझे चेक करने दो और वह पूरा फुल स्कैन करता है। इस और हम देखते हैं वो सारे वॉरियर दोबारा से रीजनरेट होते हैं। नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस बताता है ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर ने मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लिया। इवन कि मेरे अटैक से इसे एक खरोच तक नहीं आया। अब इसे और भी ज्यादा फाइट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है और एट द एंड वो हार मान लेता है। वो कहता है मैं इसे रोक नहीं सकता। ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना तो मैं इसे किल कर सकता हूँ और ना ही ऑफेंड कर सकता हूँ। बेहतर होगा कि इस मैडमैन से कोई भी ना उलझे। अब ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर कहता है अगर मुझसे कोई भी फाइट नहीं करना चाहता है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ और फिर वो अपने पैलेस के साथ वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। आगे हम देखते हैं लुओ फेंग के पैलेस में उसके इनर वर्ल्ड में काफी सारा ट्रेजर इकट्ठा हो चुका था। ऐसा मानो काफी सारे ट्रेजर के माउंटेन बन गए हो। फिर लुओ फेंग के पास पैलेस मास्टर भी अपेयर होता है और पैलेस मास्टर अपने साइज को छोटा करते हुए लुओ फेंग से हाथ मिलाता है और लुओ फेंग अपने ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर क्लोन बॉडी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बताता है प्रिमोर्डियल स्टार की बैटल परफेक्टली खत्म हो चुकी है।
तभी सीटिंग माउंटेन गेस वहाँ पे अपेयर होते हैं और कहते हैं मुझे सारा कुछ पता है जो तुमने प्रिमोर्डियल स्टार में किया है। तुम्हारा इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट हुआ और तुम्हारे इम्प्रूवमेंट को देखकर मैं तुम्हें एक वेपन देना चाहता हूँ और वो है ये एब्सोल्यूट ब्लेड। फिर लुओ फैंग उस एब्सोल्यूट ब्लेड को एक्सेप्ट करता है और मास्टर से थैंक्स कहता है। मास्टर स्माइल करते हुए कहते हैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेजर तुम्हारे फ्यूचर में ढेर सारी अपॉर्चुनिटी को ओपन करे। बवाता उससे कहती है तुमने ढेर सारे यूनिवर्स वेंडेबल, यूनिवर्स मास्टर, इवन की बैंड क्वीन से भी फाइट किया। तुमने लिटरली 6000 से भी ज्यादा यूनिवर्स वेंडेबल को बस एक ही अटैक में किल किया और इसे तुम्हें काफी सारे ट्रेजर्स मिले हैं और अब तो तुम्हारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन एब्सोल्यूट ब्लेड भी है। अब यूनिवर्स में कौन है जो कि तुम्हारी पावर पे डाउट कर सकता है। इस पे लुओ फेंग कहता है अब मैं इसी पावर के साथ अर्थ के पूरे कंट्रोल को वापस पाऊंगा। अब वो वक्त काफी ज्यादा करीब है। आगे हम देखते हैं ह्यूमन रेस की हाईएस्ट मीटिंग होती है। जायंट एक्स अरेना के फाउंडर लुओ फेंग से कहते हैं लुओ फेंग अब हम ऑफिशियली तुम्हें ह्यूमैनिटी का 19th यूनिवर्स मास्टर डिक्लेयर करते हैं। लुओ फेंग तुमने प्रिमोर्डियल स्टार में बैटल करके हम सभी को शॉक कर दिया और जायंट एक्स अरेना के फाउंडर लुओ फेंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। वो कहते हैं अब तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो कि अब तुम हमारे साथ बैठ सकते हो और लुओ फेंग के लिए स्पेशल वहाँ पे सीट भी बनती है और वो कहते हैं अब अर्थ ऑफिशियली तुम्हारा हुआ। ये सुनकर लुओ फेंग भी काफी ज्यादा खुश होता है। क्यूरियोसिटी मास्टर और बाकी सारे वॉरियर भी लुओ फेंग से प्राउड फील कर रहे थे। फिर ह्यूमन क्लैन लीडर जायंट एक्स अरेना के फाउंडर लुओ फेंग से कहते हैं तो क्या अब हम सबको तुम्हें गैलेक्सी लॉर्ड बुलाना चाहिए। लुओ फेंग कहता है हाँ गैलेक्सी लॉर्ड। आगे लुओ फेंग बताता है कि मैं सारे 5 फोर्सेस को ऑर्डर देता हूँ कि अर्थ पे सारे एलियन रेस 3 दिन के अंदर अर्थ को छोड़ दे और अर्थ से सारे एलियन रेस वापस चले जाते हैं और अब पूरी तरह से अर्थ के सिटीजन का हो चुका था। वहाँ पे सारे एलियन रेस अपने बेसिस के साथ वहाँ से निकल चुके थे। आगे लुओ फेंग बताता है काफी लंबे सालों के बाद काफी सारे बैटल और रिस्क लेकर फाइनली हम सबका मिशन पूरा हो गया अर्थ के पूरा कंट्रोल वापस लेने का। इसे सारे अर्थ के सिटीजन काफी ज्यादा खुश होते हैं और एक बार फिर से लुओ फेंग उन सभी के नजर में हीरो बनता है। लुओ फेंग बताता है मैं इतना फाइट बस आज के दिन के लिए किया था ताकि मैं सबसे टॉप पे रहकर अपने होम अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकूं और मैंने अर्थ की सारी कंट्रोल वापस पा ली। इवन की अर्थ का स्काई और अर्थ की सी सब पे लुओ फेंग और अर्थ के लोगों का कंट्रोल है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है। तो गाइस कैसे लगे ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब इसके बाद से इसके आगे वाली एपिसोड शुरू होगी।